लास्ट एपिसोड में देखते हैं क्रिलो ईमिर के पीछे जाता है और ईमिर उसे मॉर्फे-ओफेस का इतिहास बताने लगता है। इसे क्रिलो अपने मन में कहता, सपने जैसी दुनिया मॉर्फे-ओफेस। उसे चार्ली तोफो का बात याद आता है कि इस पवित्र बाहरी दुनिया में मौत की कोई जगह नहीं है। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे मंच के लिए मॉर्फे-ओफेस में। इससे क्रिलो काफी हैरान रह जाता, अपने सिर को पकड़ते हुए कहता, नहीं। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वैश्लाव कहता है, एक बार तुम्हारा मन टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। अपनी पकड़ी हुई इच्छा को छोड़ देना, इससे तुम्हारे और मौत के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। किरिलो कहता, पकड़ लो, और कहता, मैं अभी सच में अकेला हूँ। इस बुरी सिचुएशन का जवाब देने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। बहुत गहरा हो गया और हवा भी भारी हो रही है, उससे भी ज्यादा। ये सिर कटे हुए आकार की मूर्ति और अपने सामने देख के हैरान रह जाता। कहता, एक मिनट रुको। ईमिर कहता, तुम अभी क्या देख रहे हो? ये सभी है महान ग्रंथ तक पहुँचने वाले आयाम के दरारे, इमोक एफी पार करने वाले का अंत। किरिलो हैरानी से कहता, इमोक एफी, और कहता, एंट्रेंस द्वार हमने पार किया। तभी हम गाँव का खोल के देखते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, कहता, न्यू टूक। वो कहता, हाँ, सटीक होने के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की हॉन्गमिट स्टेट यूनिवर्सिटी सीक्रेट लैब से हैं। और एक बंदा कहता, हाय जैसम, मैं ठीक हूँ। जैसम कहता, तो तुम स्टूडेंट हो? मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, लेकिन ये कहते हुए दुख है कि ये जगह सुपर ह्यूमन अलायंस के अंदर में है। अभी तो वॉर टाइम की स्थिति है। हमने हेडक्वार्टर के साथ संचार खो दिया है, लेकिन तुम लोग उस विशाल एंट्रेंस डोर से पास सही गए। वो बंदा कहता, हमें एक पल के लिए भी ठीक है। हम आपको उस एंट्रेंस डोर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जिसपे हम रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। नेक्स्ट में वो बंदा कुछ दिखाते हुए कहता, हम अभी लौटे हैं। क्या आप इस एंट्रेंस डोर से पार कर चुके हैं? जैसे हम खामोशी से ये सब सुन रहा होता, और वो बंदा कहता है, हम इस एंट्रेंस डोर को कहते हैं घोष गेट। एक बंदा और अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए कहता, और यहाँ क्या आप ये कह सकते हैं कि ये तस्वीर ब्राजील में घटी एक अजीब गुमशुदा मामले का सुराग है? हमें ये बड़ी मुश्किल से ब्राजील के राष्ट्रीय आदिवासी संगठन से मिला। और वो गेट देख के वो तीनों काफी हैरान रह जाते हैं। तब लड़की अपने लैपटॉप में दिखाते हुए कहती है, और ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका U2 में है, जब रेगिस्तान में सिलसिलेवार गुमशुदे के मामले हो रहे थे। हमने ये सीन्स खुद लिया है। जूरी हैरानी से कहता, वो सभी एक ही दिखता है। वो लड़की कहता, आप इन तस्वीर को कहीं और नहीं पा सकते सिवाय पापुआ न्यू गिना नाम के आइलैंड देश में। एक महीने से भी ज्यादा समय में दर्जनों लोग गायब हो गए। एक गवाह की गवाही जिसमें कहा गया था कि वहाँ एक बड़ा सा गेट था, लेकिन वो गायब हो गया। ये बातें न्यूज में भी छपी थी। और वो बंदा कहता, लेकिन ये घोस्ट डोर बिल्कुल उसी तरह मौजूद थी, अजीब तरह से। ग्रीनलैंड में वर्तमान में मौजूद एक को छोड़ के सभी गायब हो गया है। जूरी कहता, क्या मतलब? दूसरे कहता, ये घोस्ट डोर वो अपना जगह कहीं और भी बदल सकता है। जूरी कहती, और इससे कभी कहीं भी बनाया जा सकता है। वो बंदा कहता, आपने सही कहा। अपने मन में कहता, ये आंटी डरावनी है। जैसे हम कहता, तो ये घोस्ट गेट डायमेंशन को पार करता है। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये बाकी समय में बाकी जगह पे भी मौजूद है। तुम लोगों ने अपनी जांच के दौरान वो समान रीजन ढूंढ लिया है। वो बंदा कहता, हाँ जैसम, और उन सभी जगह पर लापता लोगों की बढ़ती घटना भी उससे मेल खाती है। अभी जूही कहती है, अब सभी लोग, जैसे वो सभी जूही को देखने लगता है। जूही कहती है, ये बेहद ही जरूरी जानकारी है, इसे बताने के लिए हम बहुत ही आभारी है। अगर हमारी प्यारी टीम ना होती तो हमें ये कभी नहीं पता चलता। लेकिन इन संकट को अगले लेवल को संभालने के लिए सुपर ह्यूमन को भेजे गए हैं। ये बेहतर होगा कि स्टूडेंट यहाँ से पीछे हट जाए। हम आपको इससे ज्यादा खतरनाक कामों में शामिल नहीं होने दे सकते। सुपर ह्यूमन अलायंस अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इससे जैसे हामी वार्ता हम देखते हैं, वो लड़की रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ करना, और वहाँ से जाने लगती है। इससे वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा कहता है, मैरी मैरी रुको, और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। जूरी कहता है, अचानक क्या हुआ? ये कंफ्यूज करने वाला है। वो लड़का कहता है, दरअसल जिस दिन हमें यूटा में और रेगिस्तान में वो गेट मिला, हमने एक दोस्त को खो दिया। इससे वो सभी हैरान रह जाते हैं। बेवकूफ ने उसके पास ना जाने वाले नियम को तोड़ दिया। अभी हम एक फ्लैशबैक यूनाइटेड स्टेट यूटा के देखते हैं, जहाँ भी वो सभी सो रहे होते हैं। एक बंदा उस गेट के पास जाने लगता है, उसका फोटोज लेने लगता है और उसे देख के काफी हैरान रह जाता है। अभी हम देखते शायद ये उसके कंट्रोल में आ जाता है और अपने कैमरे को छोड़ते हुए कहता है, ये लाइटिंग। वो धीरे धीरे करके उसके तरफ बढ़ने लगता है और उस गेट के अंदर चला जाता है, जिससे वो कहता है गर्म है। हम उस कैमरे को देखते हैं जो स्टोन बन चुका था। हमें पता चलता है ये वही बंदा है जो उनके टीम में से गेट के अंदर आया होता है। जो हमने सभी स्टेचू देखे थे वो भी इंसान होते हैं। और ईमिर खामोश होता है, फिर कहता है, डायमेंशनल गैप इमोक एफी। वो सभी जिंदा प्राणी को उनके सोल के साथ डोर को पार करने के लिए उकसाता है, उन्हें मोहित करके उनके मन को फांस कर। अजीब बात है तुम लोग, हालांकि सुपर ह्यूमन इससे प्रभावित नहीं होते। क्रिलो उन सभी को देखते हुए कहता है, इन ह्यूमंस का गायब
होना, जानवर, यहाँ तक कि इंसान भी। अरे उन सभी पलों को याद करते हुए गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम कह रहे हो कि तुम वही शख्स हो जिसने इस घटिया खेल में शामिल होकर लाखों लोगों को गर्दन काट के उसके पत्थर में बदल दिया। ईमिर कहता, हम बाहरी दुनिया पे मौजूद सभी चीज को मॉर्फे-ओपस के पोषण के रूप में ले रहे हैं। उनकी हड्डियां और मांस मिट्टी के नींव बन जाते हैं और सोल इकट्ठा होकर देश को स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो जगह, धुंधली वाली जगह जिसके बारे में तुम बात करते हो, यह हकारियाम का यूज करने के बाद बचा हुआ निशान है। क्रिलो हैरानी से कहता, हकारियाम? ईमिर कहता, हकारियाम बाहर की दुनिया से चीजें चुराकर ओपस में लाने की यूकून पावर है और हकारियाम पीकॉक होता है। और कहता, उस मौके एफी और हकारियाम के जरिए से तुम्हारी बीमार दुनिया मॉर्फेस के पोषण के रूप में संग्रहित किया जाएगा। उन इमोक एफी की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और हम फाइनली तक पहुंच जाएंगे जिसके बारे में चार्ली टोफो ने बात की है। इससे क्रिलो कहता, फाइनल साइट? ईमिर कहता, धरती का अंत कुछ नहीं बल्कि इमोक ओफे के रूप में होगा और इसके अंदर सपने जैसा दुनिया अनंत रूप में विशाल हो जाएगा। क्रिलो कहता, चुप हो जाओ, तुम्हें लगता है कि मैं इस चूहे के बिल में तुम्हारे सपने को पूरा करूंगा? बेकार मॉन्स्टर, कचरे कहीं के। ईमिर कहता, जैसा कि उम्मीद थी, तुम सब लोग एक जैसे हो। दूसरी तरफ देखते कोई बंदा अपने कदम को आगे बढ़ाता है और हम देखते कोई और ही बंदा होता है जो कहता है, डैम इट, ये जगह क्या है? आखिरकार ऐसा क्यों होता है? अपने सामने देख के हैरान रह जाता है और कहता है, हे दूर हो जाओ, क्योंकि उसके सामने काफी सारे अलगमाता होता है। और वो बंदा कहता है, कहता मुझे कुछ नहीं आता, और सभी कहते हैं अगलमाता। तो अपने देखते हुए कहता, ये जगह ऐसी भाषा में बोला जिसे मैं समझ ना सकूं। तभी उसके पीछे ईमिर लैंड करता है जिससे वो बंदा डर से चिल्लाने लगता है। वो बंदा डरते हुए कहता, प्लीज मुझे जाने दो। और ईमिर अपने सामने देखते हुए बंदा कहता हुआ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बाहर निकालो, मैं ये जगह छोड़ना चाहता हूँ विस्लैम। ईमिर कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे वो हैरान रह जाता है और ईमिर कहता है, भले तुम वापस लौट जाओ, वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। आउटसाइड लैंड, तुम्हारी दुनिया पहले ही बीमार है और धीरे धीरे मुरझा रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि उस बीमारी का रीजन इस दुनिया का ऑनर है। क्या तुम इंसान हो? लेकिन वो बंदा उसे ही देख रहा होता है। ईमिर कहता है, बाहरी दुनिया का बची हुई सारी एनर्जी मॉर्फेस को बनाने में इस्तेमाल की जाएगी और इंसानियत से आबाद रेगिस्तान वाली दुनिया लुप्त हो जाएगी। अपने हाथ को उठाते हुए कहता है, और तुम सभी स्वाभाविक रूप से उस महान काम के लिए एक छोटा सा बलिदान बन जाओगे। इस बात से वो काफी डर जाता है, कहता है, अभी रुको। हम देखते ईमिर उसके धड़ को अलग कर देता है, सिर जाकर जमीन पे गिरता है। चार्ली टोफो कहता है, क्या तुम समझे ईमिर? ईमिर उसके सामने खड़ा होता है और चार्ली टोफो कहता है, मॉर्फेस और यहाँ तक कि बाहरी दुनिया के लिए भी सच में इंसानियत की कोई जगह नहीं है। और प्रेजेंट में ईमिर कहता है, जैसा कि तुमने कहा, मैंने पर्सनली उन सभी का सिर काटा है। इस बात से क्रिलो हैरान रह जाता है और ईमिर कहता है, रीजन कुछ भी हो, उनकी मौजूदगी बगावत है और आत्मसमर्पण, यहाँ तक कि इग्नोरेंस भी। बाकी ओपस लीडर के अलग मैंने शाह स्ट्रीट को ठुकरा दिया और हालात चाहे जो भी हो, मैंने उन सब का सिर गिरा दिया जिन्होंने ऑफिस को पार किया। लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें चॉइस देने जा रहा हूँ। क्या तुम जानते हो क्यों? और क्रिलो को याद आने लगता है जब कहता, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, बताओ तुम क्या कहते हो? ईमिर कहता, मैं तुम्हें ओपस छोड़ने का इजाजत दूंगा क्योंकि आखिर में तुम उस घोंसला में लौट आओगे जिसके अब कोई फ्यूचर की कीमत नहीं बची और फिर वो धरती बदल जाएगी और बिल्कुल आखिरी में तुम्हें लास्ट सीन दिखाया जाएगा, द फाइनल सीनरी। लेकिन तभी हम अटैक को देखते हैं जो ईमिर पे होने लगता है और क्रिलो उस पे अटैक कर देता है और अपने मन में कहता, डायरेक्ट हिट है, वो इससे बच नहीं सका, मुझे सीधे टकराने से बचना और मुझे दूरी बनानी होगी। और अपने सामने देखता है तो ईमिर अपने एक ही हाथ से उस अटैक को रोक लेता और कहता है, तो ये तुम्हारा जवाब है दया? ये किसी पतंगे को खुद को आग में झोंक देने से अलग नहीं है। और अपने सामने देखता है तो वहाँ पे क्रिलो नहीं होता और वो कहता है, उसने अपने बॉडी को फॉग में छिपा लिया, वो दूरी बनाए हुए, लेकिन उसका इरादा सिर्फ भागने का नहीं है। और हैरानिस कहता, मेरे पीछे, क्योंकि एक अटैक आके उसे लगता है और हम देखते उससे वो बाल बच जाता है, लेकिन उससे कुछ ब्लड निकलने लगते हैं और कहता एक ब्लाइंड एंगल, और फिर से उस पर अटैक हो जाता है और कहता फेंकना और भी तेज हो गया है। क्रिलो अपने हाथ को झटकता है और कहता स्पीड पे नजर रखी जा रही है, लेकिन हम देखते एक शॉट ईमिर के पास पहुंच जाता है और हम वहाँ पे जबरदस्त धमाका को देखते हैं। उस धमाके से क्रिलो भी अपने आप को संभालता और अपने मन में कहता है, इसे स्पीड में बढ़ाना हासिल है। वो दोबारा अटैक को बनाने लगता है और कहता है, मुझे और जोर से दबाना होगा। लेकिन हम देखते ईमिर आके उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता है, मुझे पूरी पावर से चलने के लिए तुम स्ट्रॉन्ग हो। और हम देखते उसके हाथ को कुचलने लगता है और कहता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए अंत है। अपने हाथ को उठाते हुए क्रिलो का सर को अलग कर देता है, क्रिलो का सिर जमीन पे गिरने लगता है। लेकिन हम देखते वो एक शैडो क्लोन होता है जो गायब होने लगता है और क्रिलो उस पे पीछे से एरो शूट करने के लिए तैयार रहता है और कहता है, वो इसके झांसे में आ गया, उसका सिर अगर ये चुक गया तो कोई और अफसर नहीं मिलेगा। और क्रिलो उस एरो को थ्रो करता है जिससे हम उस जगह पे जबरदस्त धमाका को देखते हैं और इसे हम दूर से
से भी देख सकते हैं। धूल धीरे धीरे शांत होने लगता है और किरिलो भी काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। ईमिर कहता है अच्छा, और हम देखते उसके कंधे पे एक बड़ा सा गड्ढा सा हो जाता है और वो कहता है काफी समय हो गया जब किसी ने मुझ पर आखिरी बार हमला किया था। किरिलो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है, क्या मैं चूक गया या उसने बचाव कर लिया। इसे वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। ईमिर भी अपने पीछे देखता है। हमने तक किरिलो का अटैक से जमीन में काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है। एक पूरे आइलैंड को गिराने वाली विनाशकारी पावर ये खतरनाक था। अपने शुरुआत के कुछ हमले की तुलना में ये काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने पलक झपकाते ही अपने पावर को मैक्स लेवल तक बढ़ा लिया, जिसका मकसद एक ही हमले में अपने दुश्मन को मार गिराना था। अगल माता दरार को रोक के रखो और आइलैंड को ढह जाने से बचाओ। इससे सभी अलग माता तैयार हो जाते हैं और ईमिर कहता शर्म की बात है, लेकिन तुमने अच्छा किया। इसे किरिलो उससे देखकर ईमिर कहता है जब मुझे ये पता चल गया कि जिसका मैंने सर काटा था वो बस एक इल्यूजन था। करीब एक पल के लिए हालात की सिचुएशन को समझते हुए तुम कुछ पल के लिए जम गए थे। उस छोटे से पल में मैं तुम्हारी हरकतों का पूरा अंदाजा खो गया था। हालांकि फिर भी जिस वजह से मैं जानलेवा चोट से बच गया वो यही था कि क्योंकि मैं तुम्हारी उस आदत को पहले ही समझ गया था कि तुम सिर्फ कमजोरियों पे ही हमला करते हो। अब उसके लिए ये पल एक अवसर होगा। कुछ अंदर आ गिरा नेट एंगल की ओर, जिसे मैं समझ नहीं पाया। किरिलो अपने मन में कहते तो उसी पल तुमने बचने के लिए अपना सिर हिलाया था, है ना? जब मैं ध्यान लगाता हूँ तब मेरी पावर लगभग सोनी स्पीड के बराबर होती है। एक हमला जिसे मैंने एक बेहतरीन अवसर समझा था, तुमने सिर्फ इसे अपनी स्टैंड के भरोसे ही बच लिया। और हम वहाँ पे ब्लड को देखते और किरिलो अपने सिर को पकड़ लेता और कहता है तुम्हारी किस्मत सच में बहुत ही खराब है। ईमिर भी फाइट करने के लिए तैयार होता और कहता तो अब अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई ट्रिक्स बची है तो बेहतर होगा कि तुम उसे यूज करे। किरिलो भी खुद को संभालते हुए कहता वो आ रहा है और अपने आंखों से पट्टी को हटाता है। और हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें डेफ्नी कहती चार्ली टोफियो के हमले को रोकने वाली दोनों हाथों पूरी तरह से टूट चुकी है और ऐसा लगता है कि इस सदमे का असर सिर और तुम्हारे बाकी बॉडी पे भी पड़ा है। अच्छा हुआ कि ये सब तुम्हें और भी ज्यादा बर्बाद होने से पहले ही खत्म हो गया। किरिलो उसके अटैक को सोचते हुए कहता हाँ, डेफ्नी की भी हालत काफी खराब होता है और कहती ट्रांसफॉर्म पूरा हो गया है, अगर तुम थोड़ा आराम करके उठ जाओगे तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। किरिलो जब डेफ्नी को देखता है उसके आंख फटे फटे रह जाता है। कहता थैंक्स, लेकिन डेफ्नी तुम्हें खून बह रहा है। डेफ्नी कहती मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। लेकिन किरिलो आंखों पर पट्टियाँ क्यों? अगर तुम एक आंख को आराम देने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो ठीक हो जाए, इलाज तो पहले ही हो चुका है। किरिलो कहता अच्छा, ये मेरा ऐसा इरादा नहीं था। हाल ही में ही मैंने ये सीखा है कि अपनी आंखों को जितना कम यूज करता हूँ मैं उतनी ज्यादा पावर को इकट्ठा कर सकता हूँ और मैं इसे पल भर में छोड़ सकता हूँ। लेकिन विनाशकारी बैटल के लिए, बस इतिहास के लिए मैं जितना ज्यादा हो सके उतनी पावर इकट्ठा करना चाहता हूँ। और अपने दोनों आंखों का यूज करने लगता है। कहता उसने मुझे समझ लिया, मैं और ज्यादा करीब के फाइट से नहीं बच सकता। और मैजिक सर्कल बनाते हुए कहता मुझे खुद को आर्मर से ढककर उसे टक्कर का सामना करना होगा। और फिर अपने दोनों हाथों को मिलाता है जिसे ईमिर भी देख रहा होता है। और किरिलो कहता बस एक एहसास है, लेकिन और हम देखते उन दोनों के पंच आपस में टकराने ही वाले होते हैं। और कहता आज के समय में जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है। उन दोनों के पंच से वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। और फिर से एक फ्लैशबैक देखते तो डानयांग कहती है किरिलो मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रेटेजी वापसी भी लाने का हिस्सा है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हम कहते हुए किरिलो के पैर को देखते हैं और कोई कहता मुझे अच्छी तरह से पता है होरान। और डानयांग किरिलो को ले जा रही होती है और कोई कहता है मैं कई बार दुम दबाकर भाग चुका हूँ। तभी किरिलो के हाथ से जबरदस्त एनर्जी गुजरता है जिससे उसका हाथ भी पत्थर के बनने लगते हैं। इससे किरिलो अपने मन में कहता ये पत्थर बन रहा है, चेस्ट से कुछ निकला, डैम इट, मुझे इसे काटना ही पड़ेगा। अपने हाथ को आगे करते अपने हाथ को ही काट लेता है। तो कहता चिंता मत करो होरान, शायद ट्रांसलेट में गलती है, यहाँ पे होरान नहीं डानयांग की बात हो रही है। किरिलो कहता मैं जितना दिखता हूँ उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। कहता बहुत ही करीब बेवकूफ। रास्ते में कहता लेकिन ये अच्छा है ना? तब हम किरिलो काफी स्पीड से नीचे और गिरते हुए देखते हैं। एक और आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है और वो जाके वहाँ पे गिरता है और काफी से टप्पा खा रहा होता है। और फिर से वो टप्पा खाते हुए दूर की ओर उछल जाता है। और फाइनली जब वो लैंड करता है तो काफी ज्यादा कर्राहट से उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। किरिलो कर्राहते हुए सिरकते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है और काफी ज्यादा हाफ रहा होता है और जाके एक दीवार के सहारे खुद को टेक लगाता है। और हम देखते उसके एक पैर और उसका हाथ कट चुका होता है। और कहते तुम कहाँ हो? सच में ये घिनौने कमीने, ये बैचलर की खासियत है। अपने ऊपर देख के काफी हैरान रह जाता है। उन सभी को देखते हुए कहता है ये स्टैचू, और हम देखते उसमें काफी सारे इंसेक्टर के सिर लगे होते हैं और कहते हैं ये सब क्या है। अभी ईमिर भी वहाँ पे आने लगता है और किरिलो के सामने लैंड करता है। ईमिर की तालाब पता एक सेलेस्टियल आइलैंड है जो मिस्टीरियस घटना से बनी है। एक टेम्पल बनाया जा रहा है जहाँ सजा देना या फांसी देने वाला काम होगा। वो खुशबूदार जमीन जहाँ बड़ी बड़ी फूलों की खेतियाँ फैली हुई है। एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे फूल और हवा में महक फैली है। रॉक माउंटेन सिर्फ झरने की आवाज से गूंज रही थी और ये इंफो की सीमा को पार करने वालों को सम्मान देने का स्मारक है। इस पुतले में तुम्हारी गर्दन भी लटकी होगी। हालांकि अपने हाथ को उठाते हुए कहता तुम काफी स्ट्रॉन्ग थे, तुम मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक हो। लेकिन किरिलो कहता क्या बकवास है, अहंकार और इनह्यूमन का भाव मत रखो, हमारा संकल्प आगे बढ़ता
रहेगा। इसे इमिर हंसने लगता है और कहता ठीक है, मैं इसे अच्छे से याद रखूंगा। और अपने हाथ को उठाता और किरिलो अपने पिछले दिनों को याद करने लगता है और कहता है मेरे पास कोई भी बहाना नहीं है। और वो खुशी से अपने मौत को अपना लेता है और कहता है मुझे माफ कर, कहता मुझे माफ करना तुम सभी लोग। तभी इमिर को कुछ एहसास होता है, मान से जबरदस्त एनर्जी के बीम नीचे को आने लगता है। इसे इमिर भी उस तरफ देखता है और हम देखते वहाँ पे कोई जबरदस्त लैंड करता है और उसके हाथ से पता चलता है कि ये हमारी सेंट पैरल होती है। सेंट पैरल और इमिर एक दूसरे को ही देख रही होते हैं और किरिलो का ध्यान भी उस पे जाता है और काफी ज्यादा हाफते हुए कहता है वो तो सेंट पैरल है। और इमिर कहता है तुमने पहले ही बॉर्डर को पार कर चुके हो। लेकिन पैरल अपने विंग्स को निकालने लगती है, अपने बॉडी में पावर को इकट्ठा करने लगती है। इमिर भी उसे ही देख रहा था, तभी पैरल काफी स्पीड से आगे बढ़ती है, जाके इमिर के पेट में जबरदस्त लैंड करती है। इसे इमिर कर रहा जाता है, उसके मुंह में ब्लड भर जाता है और पिलर को तोड़ते हुए पीछे को जाता है। उसकी पूरी बॉडी खून से लटपट हो जाता है और वो पिलर भी टूट के नीचे को गिरने लगता है। इमिर भी काफी ज्यादा टप्पा खाते हुए एक चट्टान से जाकर टकराता है। किरिलो खांसते हुए कहता पैरल क्या तुम जानते हो जो देर से आते हैं आमतौर पर वो सबसे स्ट्रांग होते हैं। लेकिन पैरल उसके हालात को देखते हुए अपने हाथ को आगे करती है और कहती क्या तुम खड़े हो सकते हो। और किरिलो को पकड़ते हुए वहाँ से ले जाती है और कहीं सेफ जगह जाकर उतरती है। चट्टान के पास रुकते हुए कहती है हमें इस नुकसान को रोकना होगा। किरिलो कहता मैंने पहले ही कटे हुए हिस्से को जल्द से इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर दिया है। और खांसते हुए कहता मैं बेहोश हो सकता हूँ लेकिन मैं संभाल लूंगा। पैरल कहती है किरिलो मुझे बाकी लोग नहीं दिख रहे, मुझे मत बताना। किरिलो कहता अनफॉर्चुनेटली हाँ, ये कितने भी क्रूर क्यों ना हो हम यहाँ अकेले ही थे, लेकिन दुश्मन भी सिर्फ एक ही था। इसके अलावा इनह्यूमन यहाँ और कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे खतरा हो, लेकिन वो एक मॉन्स्टर ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। मैं अपनी इकट्ठा की गई पावर को जबरदस्ती खोल दिया चीजों को जल्दी खत्म करने की उम्मीद से, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी। हम दोनों के बीच बराबरी के हमले हो रहे थे, ये भ्रम सिर्फ एक ही पल के लिए कायम रहा। मेरे और उसके बीच स्ट्रेंथ, स्पीड, किलिंग पावर, रिफ्लेक्सेस, जजमेंट, इंड्योरेंस और रिकवरी इतना बड़ा अंतर था कि मैं तुलना भी नहीं कर सकता था। और इसके अलावा तुम्हें उसके चेस्ट से निकलने वाले बीम से सावधान रहना होगा। जैसे ही तुम उसके दायरे में आते हो तुम्हारी बॉडी पत्थर में बदल जाती है। और इसके अलावा सबसे खतरनाक बात यह है कि ये खुले हुए हिस्से से फैलता है। पैरल कहती डटे रहने के लिए थैंक्स किरिलो, मुझे खुशी है कि तुम मरे नहीं, होश में रहो और जितना हो सके उतना रिकवरी पे ध्यान दो। मैं अभी वापस आऊंगी। फिर वहाँ से इमिर की तरफ जाने लगती है। किरिलो से जाते हुए देखता और कुछ बोलता नहीं। अब पैरल काफी स्पीड से जाते हुए इमिर के पास पहुंच जाती है, जिसे आते हुए इमिर भी देख लेता उन दोनों के पंजे आपस में टकराते हैं। और पैरल काफी गुस्से में कहती मैंने ढह गई पिलर को देखा और उन दोनों में पावर स्ट्रगल चालू हो जाता है। और हम देखते उस पिलर में काफी सारे इंसानों और इनह्यूमन के गर्दन लगे होते हैं। और पैरल गुस्से में कहती मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, मैंने जो खोया है उसका भरपाई नहीं किया जा सकता और मुझे जो मिला है वो तो एक कण के बराबर भी नहीं है। और अपने सिर को पीछे और करते हुए कहते क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे वापस नहीं चुकाऊंगी। और पूरी जान लगाते हुए इमिर को हेडबैट मारती है, जिसे इमिर पीछे जाके गिरता है। और वो जेनी के साथ बिताए हुए टाइम को याद करने लगती है और कहती है यहाँ से बाहर मैं तुम सबको जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। दूसरी तरफ पीकॉक को देखते जिसे भी कुछ एहसास होता है और वो कहता है इमिर सेंट पैरल वो सुपर ह्यूमन है जिसने डू आरते लेबरेंट को पार किया। वो बस लापिता में गिर गया और वो इमिर के सामने खड़ी है, लेकिन चार्ली टोफो कुछ बोलता नहीं। दूसरी तरफ मॉर्फी ऑफिस के पास किसी चीज को गिरते हुए देखते हम देखते हैं एक इनह्यूमन होता है। कहता कैच अ मैन स्मैश। मैट ड्यून अपने पंच को उठाते हुए बाकी इनह्यूमन को तरफ देखने लगता है, क्योंकि एक इनह्यूमन उसके पीछे से आ रहा होता है और कहता कैच अ बैक स्पिन ब्लो और इस इनह्यूमन की बॉडी को भी टुकड़े कर देता है। और उन्हें देखते हुए कहता ये सब। तब एक इनह्यूमन उसको ऊपर से जंप कर देता है, जिससे वहाँ पे धमाका होता है, लेकिन सुई आके उस इनह्यूमन को जबरदस्त किक जड़ देती है, जिसे वो इनह्यूमन जाके एक पिलर से टकराता है। तब एक इनह्यूमन उसके पास जाकर धार लगाता है, लेकिन सुई पंच बनाते उसे जबरदस्त पंच जड़ देती है। तभी एक और इनह्यूमन धार लगाते हुए सुई के कंधे पे काट लेता है, लेकिन डियोन उसे पंच मारते हुए कहता तुम अच्छे लड़ते हो और अपने आप से कहता काफी फाइटिंग पावर है। सुई कहती क्यों, क्या मैं ऐसा नहीं दिखती कि इन छोटे मोटे चीजों को भी संभाल नहीं सकती। उन सब की तरफ और भी काफी सारे इनह्यूमन बढ़ने लगते हैं। डियोन कहता ये भरोसे दिलाने वाला बात है। और कहता कैचअप लोरी यूटी अपने हाथों से एक इनह्यूमन को अटैक करता है तो दूसरे को सुई किक जड़ देती है और उन दोनों फाइट से वहाँ से जबरदस्त धूल निकलने लगता है। डियोन कहता जब मैं अकेला था तो वो मेरे लिए बहुत ही परेशानी थे, तुम भरोसेमंद हो। सुई कहती डियोन तुमने ध्यान दिया होगा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। ये पूंछ वाले कमीने मुझे लगा था कि हम इन्हें लगातार हराते आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या में कोई भी कमी आती नजर नहीं आ रही। डियोन कहता मुझे पता है मैंने इतनी देर तक फाइट लड़ी है कि हालात खतरनाक हो गए और सबसे पहली बात मुझे लगा था कि फाइट के दौरान जो चीजें झटक रही थी वो ब्लड थी। सुई कहता ये नहीं था, उन पर हमला करने के बाद वो लाल
चमकते हुए धूल बिखरते हैं और राख की तरह गायब हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये चिपकली जैसी चीजें आखिर है क्या। डियोन कहता हमें उसे ढूंढना होगा। इससे वो हैरान रह जाती है। डियोन कहता अगर हम वो गॉडजिला नाम के बदमाश को नहीं ढूंढा तो ये पहली बार हुए हमले से अलग नहीं होगा। हम इसी बार बार होने वाले उथल पुथल में फंसे रहेंगे। तुम कहाँ हो तुम स्नेक कमीने। और एक न्यूमन उन पर और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे डियोन उसे रोक लेता है और दूसरा के सुई पे अटैक कर देता है, जिसे डियोन कहता सुई। ये बहुत ही बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बड़ी संख्या में दुश्मन हमला करने वाले हैं और वो सारे न्यूमन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे डियोन उसे देखते हैं और वो ढार लगाते हुए आगे की ओर बढ़ता है। अभी हम एक न्यूमन को ऊपर हिंज को देखते हैं और इस फाइट में आलिया का भी एंट्री हो जाता है, जो कहती है ब्लड फाइल। और काफी सारे हिंज नीचे को बरसने लगते हैं, जिसे वो सभी न्यूमन मरने लगते हैं, नीचे जबरदस्त धमाका होने लगते हैं। इसे डियोन कहता स्टोन और सुई कहती ये है मेरी बहन की यू हुट हुट। तभी हम एंकर को भी देखते हैं, जो एक न्यूमन काफी पास पहुंचते हुए उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आलिया उन दोनों के बीच में लैंड करती है, जिसे डियोन कहता आलिया। और आलिया कहती मुझे पता चल गया है कि वो क्या है। इस बात से वो दोनों हैरानी से उसे देखते हैं। आलिया कहती तुमने शायद कुछ अनुमान लगाया होगा, लेकिन ये असली बॉडी नहीं है, सिर्फ क्लोन है। डियोन कहता क्लोन। आलिया कहती तुम्हें याद होगा समय समय पे गिरने वाले लगातार फायर पिलर वो हम पर हमले नहीं थे, न ही इस जगह का कोई अजीब क्लाइमेट। जब चिंगारियां जमीन पर गिरती है तो वो एक डिजाइन बन जाती है और इसी पैटर्न पर दूसरी स्पीसीज की चीजें पैदा होती है और कोई एक पावरफुल अस्तित्व है जो फायर पिलर को चला रहा है। हम इन बड़े पैमाने पर उत्पन्न कॉलोनों से लड़ने से बच नहीं सकते, लेकिन जब तक कि हम उसका सिर नीचे नहीं गिराएंगे ये फाइट कभी भी खत्म नहीं होगा। सुई कहती ये तो पागलपन भरा है। डियोन कहता तो इसी तरह इसकी संरचना की गई थी। बैटल में आसपास का इलाका आग के सागर में तब्दील हो जाना दरअसल कोलोन के सोल्जर की तैनात की प्रोसीजर थी। आलिया कहते एक बार जब हम कोलोन का फिर से सफाया कर देंगे, नई कोलोन बनाने के लिए और भी ज्यादा आग के पिलर बनाएंगे। उससे पहले उसकी सही जगह पता चल जाता है। दूसरी तरफ एक जगह को देखते जहाँ पे विनेसर आता है, वहाँ पे कुछ इनह्यूमन लैंड करते हैं। कोई कहता तुम पहुँच गए हो, वहाँ के बाकी इनह्यूमन कहते लॉर्ड मोरालेस, लॉर्ड बेहेमोथ। और एक न्यूमन कांपते हुए कहता बेहेमोथ, लॉर्ड बेहेमोथ। और ये पियोंगोइड होता है, जिससे वो तीनों पियोंगोइड को देखते हैं। मोरालेस कहता पियोंगोइड मैंने तुम्हें कभी ऊंची आवाज में बोलने के लिए नहीं कहा। पियोंगोइड कहता मुझे माफ कर दीजिए। बेहेमोथ भी उसे देख रहा था। मोरालेस कहता ओपीर। ओपीर कहता लॉर्ड मोरालेस तुम्हारा दूसरा आधा लॉर्ड आधा विनेसर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मुझे बताया गया है कि मुझे कुछ पहुंचाना जरूरी है। मैसामोन कहता लॉर्ड मोरालेस जासूसी का काम सौंपा गया बोफाई लीजन गायब हो गया है। इससे मोरालेस उसे देखकर मैसामोन कहता है सेना कमांडर सहित बेफाई होपन पेड़ का और यहाँ तक कि जिर्गनी भी गायब है, जो पार का पंख माना जा रहा है। उसके अलावा हमें उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। बेहेमोथ कहता बेफाई काली के कॉम्बैट फाइटर में से एक है ना। मोरालेस कहता हाँ। बोफाई और बाकी का लेवल को देखते हुए अगर उन सभी को एक साथ गिराया गया है तो हम ये मान सकते हैं कि उनका सामना काफी पावरफुल ओपोनेंट से हुआ था और ये सभी मॉर्फे ऑफिस में ही जासूस करने के लिए गए थे। एक और इनह्यूमन कहता लेकिन सबसे खास बात है मिसिंग शब्द। इसे ये पता चलता है कि वो सभी बिना किसी निशान छोड़े ही गायब हो गए। मोरालेस कहता सच में कोई अनजान फ्रैगमेंट हो सकता है जिसे मैंने भी नहीं देखा हो। और हंसते हुए कहता बहुत ही दिलचस्प। इसे वो सभी मोरालेस को देखने लगते हैं और फिर मोरालेस कहता बोफाई सेना का गायब होना इस मामले को मैं पर्सनली रूप से संभालूंगा। एक न्यूमन कहता समझ गया माय लॉर्ड। वैसा मोस कहता नेक्स्ट लॉर्ड मोरालेस से मिलने से पहले पियोंगयोट की सजा को थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया था, लेकिन कबूल नामा जारी नहीं है। अपने हाथ को उठाते हुए पियोंगयोट पे अटैक कर देता और कहता क्योंकि लॉर्ड मोरालेस ने पहले ही सब कुछ देख लिया था। बेहेमोथ भी उसे ही देख रहा होता है। मैसामोन कहता ये जानते हुए कि तुम्हारी एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही थी, तुमने सुपर ह्यूमन को जानकारी लीक करने जैसे भयानक अपराध किया। परिणाम स्वरूप लॉर्ड सीट का बैटल, यहाँ तक कि हेडमैन का भी सफाया हो गया। पियोंगयोट अपने भ्रष्ट कामों के पीछे को वजह बताओ। मोरालेस भी उसे ही देख रहा था। पियोंगयोट के पसीने छूट रहे होते हैं। अभी बेहेमोथ कहता है जिससे वो तीनों बेहेमोथ को देखने लगते हैं और बेहेमोथ कहता उसे नीचे उतारो मैसामोन। मैसामोन कहता समझ गया और पियोंगयोट को नीचे को फेंक देता है। बेहेमोथ आगे बढ़ते हुए कहता क्या तुम्हें सुपर ह्यूमन ने पकड़ लिया था पियोंगयोट? पियोंगयोट कहता लॉर्ड बेहेमोथ मेरे पास कोई भी बहाना नहीं है, उसको सेफ रखने सबसे ज्यादा जरूरी बात है। बेहेमोथ कहता पियोंगयोट सवाल का जवाब दो। वो सभी बेहेमोथ को देखने लगता और पियोंगयोट कहता ये जी हाँ बिल्कुल सही। कोरिया बैटल के दौरान जब मैं अपनी पावर को वापस हासिल कर रहा था तभी मुझे सुपर ह्यूमन पावर वाले नेजी ने पकड़ लिया। बेहेमोथ कहता अच्छा तो तुमने हमारी जानकारी सौंप दी, मुझे ये कैसे समझाओगे?
क्या तुम्हें सुपर ह्यूमन से खतरा महसूस हुआ था? पियोंगेट कहता नहीं, बेशक ये सच है कि मुझे धमकी दी गई थी, मेरे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं था। बेहेमोथ कहता मैं दोबारा पूछूंगा। इससे पियोंगेट उसे देखता है। बेहेमोथ कहता खतरे पार करने का ना बजाय तुम कमजोर पड़ गए, या फिर तुम्हारे दिल में कोई हलचल, कोई डगमगाहट थी, या शायद तुमने फिर मेरे खिलाफ कुछ बुरा इरादा बना लिया। पियोंगेट कहता है ऐसा नहीं है। फिर उनके साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने लगता है और बेहेमोथ कहता है मैंने सोचा मैं अपने वफादार सेवक को बहुत अच्छी तरह से जानता था, जिसे मैं जानता हूँ मुझे धोखा देने से पहले अपना सिर गवा देगा। सच बताओ पियोंगेट, मैं सिर्फ तुम्हारी अपनी इच्छा जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आया है? पियोंगेट खामोश होता है, उनके साथ बिताए हुए फिर से अच्छे पलों को याद करने लगता है और कहता शुरू में बेहेमोथ लॉर्ड की मौत की खबर से एक खालीपन महसूस हुआ। जब नेजी बताता कि बेहेमोथ मर गया, इससे पियोंगेट काफी हैरान रह जाता है और बताता जैसे कोई पुराना पत्ता जो अपनी जगह खोकर बिना किसी दिशा के भटकता रहता है। मेरा दिल भी उसी तरह टूट गया, लेकिन सुपर ह्यूमन के साथ बिताए गए समय के दौरान उस मुरझाई हुई दिल में फिर से जान आने लगी। उनमें खास कोमलता होती है, एक ऐसी एहसास जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मुझे लॉर्ड बेहेमोथ से वैसे ही घरमाट मिली थी। मैं अपने किंग से झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी मेरा दिल मानव इंसानियत की अच्छाई के साथ देना चाहता है। इसे उन सभी के साथ साथ बेहेमोथ भी पियोंगेट को देखने लगता। तभी कहता विनेशर, तो अभियान को बुलाओ। विनेशर उसे देखता रह जाता और बेहेमोथ कहता है मैं पियोंगेट को बाहर ले जाऊंगा और उसे सजा दूंगा, क्या ये ठीक रहेगा मोरालेस? मोरालेस कहता कोई बात नहीं, और वो पियोंगेट को ही देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में बेहेमोथ टोबियान को लेकर वहाँ से जाने लगता है और पानी की गहराई से बाहर आता है। फिर टोबियान अपने फूलों को खोलता है जिसमें बेहेमोथ और पियोंगेट होता है, और बेहेमोथ कहता है ये पूरी तरह से पॉसिबल है, जिससे वो भी हैरान रह जाता है। और बेहेमोथ कहता है मैंने भी दिल की उथल पुथल का अनुभव किया है। इसे पियोंगेट को कुछ समझ में नहीं आता। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मोरालेस कहता है पियोंगेट, क्या तुम मेरे लिए लड़ते हुए मरने को तैयार हो? पियोंगेट कहता मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब प्रेजेंट में बेहेमोथ कहता पियोंगेट, जब हम दोबारा मिलेंगे तो हम एक दूसरे को जान से मारने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे, क्या ये तुम कर सकते हो? पियोंगेट के आंखों में आंसू होता कहता मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अभी बेहेमोथ पियोंगेट को उठा लेता और कहता है इतना काफी होगा, और उसे दूर की ओर फेंक देता। लास्ट एपिसोड में बेहेमोथ पियोंगेट को वहाँ से दूर भेज देता है। हमने तो पियोंगेट काफी स्पीड से आगे की ओर जा रहा, तो उसके आंखों में भी आंसू होता है। फिर वो पानी में गिरते हुए काफी सारे टप्पा खाने लगता है। वो पानी में तैरते हुए वहाँ से जाने लगता है, वो अभी भी रो रहा होता है। हम फ्लैशबैक देखते और बेहेमोथ कहता है अब से ये सीट का एरिया है और ये जगह ही हेडमैन होता है। और बेहेमोथ कहता है ये हेडमैन है, उस कमीने कलवास की वजह से इसे क्रो आइलैंड भी कहा जाता है। हालांकि हम लड़ने के बजाय बातचीत कर सकते हैं, वो अब भी एक खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल बदमाश है, तो यहीं रुको और इंतजार करो पियोंगेट। पियोंगेट कहता नहीं मैं भी जाऊंगा, आमतौर पे क्योंकि आप खुद ही आते हैं, बजाय इसके कि कोई अलग मैसेंजर भेजे। क्या एक वफादार सेवक का कर्तव्य नहीं है कि वो कम से कम आपके साथ आए और आपके मदद के रूप में सेवा करे? इसे बेहेमोथ चिढ़ते हुए कहते क्या सच में यही वजह है कि तुम जिद करके मेरे पीछे आते हो? तभी सामने से कोई आने लगता है और कोई नहीं कलवास होता, जिसे बेहेमोथ भी उसे देखता है। तभी बेहेमोथ की बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है। कहता है मेरे सहायक के रूप में मेरा सेवा करना। तुम ठीक ठीक मेरे सहायक बनकर कैसे मदद करने के प्लान बनाए रखते हो तुम बेवकूफ, चले जाओ। जिसे पियोंगेट कहता हाँ। और जब में पियोंगेट रो रहा होता कहता थैंक यू लॉर्ड बेहेमोथ। बेहेमोथ हाफी वर्ता कहता सब लोग चले गए, अब बस रापा मेरे कंधे पर है, मैं वापस जा रहा हूँ टोबियान कहता समझ गया, और वहाँ से जाने लेता कहता लॉर्ड बेहेमोथ। और दूसरी तरफ स्कॉच कहता हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, मेरी एक बेटी सुपर ह्यूमन है और वो भी वहाँ गई थी। तो एक कहता मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, और सिसकते हुए रोने लगता है, जिससे स्कॉच भी उसे देख रहा होता है। और कोई कहता सैंड पैरल पहले से ही। यूरी कहता क्या वो ऑफिस को पार कर गया है? कैसे वो सुपर ह्यूमन डॉल के साथ फ्रांस में थी? जैसम कहता है बिल्कुल सही, और उस डोल जैसे सुपर ह्यूमन मोहन की स्पेशल मूवमेंट एबिलिटी के जरिए ऐसा लगता है कि वो बहुत ही कम समय में अमेरिका पहुंच गई। लेकिन पेरल और मैं तुम सभी को दिए गए स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए संपर्क में थे, और मैंने ग्रीनलैंड में इकट्ठा हमारी सप्रेशन फोर्स की स्थिति के बारे में संदेश भेजे थे, और वो एंट्रेंस डोर की जानकारी जो सीधे कैंपस के अंदर जाता है। उसके बाद पेरल मैंने फिर मोहन के साथियों से मदद मांगा और ग्रीनलैंड पहुंचा, और इसलिए इस गाँव के हॉल में रुके बिना वो सीधे उनके दुनिया में एंटर कर गई। बेशक जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुई कम्युनिकेशन कट गया। अब तक वो शायद किसी टीम में शामिल हो गई है। मैं बहुत ही चिंता हूँ, ये बिल्कुल यूरोपा जहाज जैसी वाली घटना लग रही है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सेफ रहे। और हम देखते हैं वो सभी अपनी अपनी फाइट लड़ रहे होते हैं, सभी अपने फाइट में पूरे जोर जान लगा रहे होते हैं। तभी आलिया एक पे अपने हिंद से अटैक कर देती है, जिसे वो अपने हाथों से रोक लेता है, और उसे देखते हुए कहता अच्छा ये साइक्लोप्स होता है। दूसरी तरफ जैसम कहता है क्योंकि ये एक दूसरी दुनिया की जगह है, मुझे लगा था कि संपर्क करना मुश्किल होगा, लेकिन हम अंदर के सिचुएशन के बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते। ये सच में डरावना और निराशाजनक है। तभी कोई अंदर आते हुए कहता तुम ठीक कर रहे हो,
जिससे वो सभी हैरानी से उसे देखकर वो बंदा कहता है कोई भी चिंतित होगा अगर अंदर जो कुछ भी खुल रहा है वो अगर जरा सा भी ढह जाए तो सुपर ह्यूमन शायद नहीं, इंसानियत सच में विनाश की ओर सीधे कदम बढ़ा रही होगी। जैसे हम कहता तुम कौन हो और ये जगह है। वो बंदा कहता तुमने इसे बहुत ही अच्छे से छिपाया। तब उस बंदे के मुंह से कुछ निकलने लगता है और जाके जमीन पे गिरता है। इनसे उन दोनों का मुंह खुले खुले रह जाता है और जेसन कहता है उसने एक शख्स को उल्टी करके बाहर निकाल दिया। तो जूरी कहता वो एक इनह्यूमन है, लेकिन जूरी काफी कंफ्यूज नजर आ रही होती है। और ये मोहन होता है जो कहता शांत हो जाओ, मैं मोहन हूँ। जूरी हैरानी से कहता है सुपर ह्यूमन डॉल। मोहन अपने कपड़े को साफ करने लगता है। जैसे उसे देखते हुए कहता है मोहन क्या डिफेंस फोर्स में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम यहाँ क्यों हो? मोहन कहता मुझे पता है, अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ कहना है और ये बहुत ही जरूरी है। दूसरी तरफ देखते वेस्लाव आगे बढ़ने लगता है और अपने सामने देखते हुए कहता एक और दीवार, इस जगह की बनावट कैसी है? ये ऑफिस के दो आरती लेबरेंट होता है। वेस्लाव कुछ एहसास होता है कि उसके पीछे भी एक इनह्यूमन आ जाता है और ये इनह्यूमन 2 पर होता है। दूसरी तरफ हम अपने कैंग को देखते हैं जिसे भी कुछ एहसास होता है और कैंग ध्यान लगा के सुनने लगता है और कहता ये क्या है? और कैंग को आवाज आने लगता नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझे बकस दो, वो झूठा है, रुक जाओ। और वो लोग जबरदस्त चीख मार रहे होते हैं। इससे कैंग कहता चीख है हेलुसिनेशन, ये निश्चित रूप से। और कैंग को अपने स्कूल पे किया गया अटैक का हेलुसिनेशन याद आने लगता है। वेस्लाव कहता तुम अभी अभी अपने चेहरा दिखा रहे हो, क्या ये तुम थे? इस गंदे नाली में एक कॉकरोच रहता है। लेकिन टुल्फा काफी ज्यादा हंस रहा होता, फिर कहता है तुम स्पेशल हो। इसे वेस्लाव कुछ समझ में नहीं आता। टुल्फा कहता है ये जगह है दो आरते लेबरेंट, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ स्पेशल बीइंग को ही आने की इजाजत है। वेस्लाव कहते हैं मैंने ऐसी सेंट पहले कभी नहीं सूंघी, अजीब और घिनौने, और ये चिपचिपा हो रहा, यहाँ तक की रुकी हुई आवाज और हवा को दूषित करने वाली वो सुस्ती भी। ऐसा लगता है मानो मैं उस गंदे कमीने से घिर रहा हूँ। टुल्फा कहता है जो सोच सकता है ऐसा हर जीव बिना किसी नियम में शामिल ना हो। उसमें एक बहुत ही दिलचस्प आदत है, जितना कोई अंधेरे में डूबता जाता है उतना ही वो निराशा में फंसता जाता है। जितना कोई ऐसे निर्दयी हालात में फंसता है उतना ही वो हकीकत से बचने लगता है। सच्चाई को नकारो और खुद को उस वास्तविकता को रिजेक्ट करने की कोशिश करो। एक डिफेंस मैकेनिज्म जो इसे मानने से बचता है। सिर्फ वही देखना चाहिए कि इच्छा और चीजों को अपने अनुसार समझना, खासकर जब मौत जैसी डरावनी चीज का सामना करना पड़े। तब ये भागने वाला माइंडसेट अपने चरम पे पहुंच जाती है और वो मानसिक हेलुसिनेशन के अंत में सिर्फ क्रूर हेलुसिनेशन ही इंतजार कर रहे होंगे। दो आरते लेबरेंट, इस भटकती हुए जगह में कोई भी मुक्ति का एरिया नहीं है। तभी वहाँ से एक बंदा बाहर आने लगता है जिससे वेस्लाव का ध्यान उस पे जाता है और हम देखते एक माँ अपने ही बच्ची को फांसी लगा देती है। टुल्फा कहता है ऐसा करके जब सब समझबूझ खो देती है तो हर गली में जहाँ भी तुम जाओगे मौत जैसी हेलुसिनेशन और मुश्किल भरा परीक्षा तुम्हारा इंतजार करेगा। एक म्यूटेंट माइंड कंट्रोल। तभी वेस्लाव अपने पैर को उठाते हुए जमीन पे मारता और कहता है कितना बेवकूफ और कमीना मॉन्स्टर है, अगर मैं इस पूरे जगह को तोड़ फोड़ दूं तो बस काम हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बकवास मुझ पे असर करेगी? तभी वेस्लाव का नाक से ब्लड आने लगता है जिससे वो भी हैरान रह जाता है। टुल्फा कहता है तो ठीक है, हो सकता है तुम पहले से पूरी तरह से समा चुके हो, मेरी सॉसरी काम नहीं करती, मैं तुम्हारे हाथों मारूंगा। और जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है जैसा कि मैंने पहले कहा था, चीजों को जैसा चाहो वैसा समझना ही समझदार जीव का स्वतंत्रता होती है। वेस्लाव भी कहता है मेरे नाक से खून आ रही है, उससे किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं था, क्या ये उसकी एबिलिटी का हिस्सा है? टुल्फा अपने हाथ को उठाते हुए कहता है मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा। फिर वो दीवार पे अटैक करता है जिससे वहाँ के दीवार भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं और उसमें से लाइटिंग निकलने लगता है और किसी तरह का शेप ले लेता है। टुल्फा कहता है ये जगह को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ओपन से आने वाली कंस्ट्रक्शन पावर के कारण ये जगह लगातार ही बनती रहती है। लेकिन अपने सामने देख के हैरान रह जाता है क्योंकि वेस्लाव उस पर अटैक कर देता है और वेस्लाव उसके सिर को पकड़ते हुए कहते क्या तुमने सब कुछ कह दिया? अपने पंच को बनाते हुए जबरदस्त पंच मारता है और वो अपने सामने देख के काफी हैरान रह जाता है और कहता क्या? और हम एक और बंदे को देखता है और वेस्लाव ने उसे पंच मारा होता है जिससे वो कराते हुए कहता मुझे बकस दो। वेस्लाव भी काफी हैरान से कहता ये क्या है? अब वेस्लाव उसे पकड़ते हुए कहता हे मेरी तरफ देखो और अपने आप से कहता एक इंसान। अब वेस्लाव कहता है डैम इट, अपनी आंखें बंद मत करो। वो बंदा कहता तुम क्यों? हमारा बच्चा। अब वेस्लाव बस उसे देखता ही रह जाता है और दूसरी तरफ अपने कैंग को देखते हैं जो झांक कर देखता है। उसके सामने एक और सुपर ह्यूमन खड़ा होता है, यार कोई नहीं दानियांग होती है जो कहती है कैंग
तो दूसरी तरफ सपनों का दुनिया मॉर्फियस को देखते हैं जहाँ पे पीकॉक होता है और वो कहता है ओपस आर्टलैंड जाइंट पोर्ट को छोड़ के सारी मिलिट्री पावर घुसपैठिए पे कार्रवाई कर रही है। चार्ली टोफू कहता है यूकॉन लुप्टा साइड की सिचुएशन की रिपोर्ट करे। इसे यूकॉन उसे देखने लगता है और कहता है अच्छा। तुल्पा की हंसी सुनाई दे रही है, ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके हिसाब से ही चल रहा है। हालांकि ओपस डू आते लेफ्ट जैसा कि आप जानते हैं कि वो ग्रेस की सिचुएशन को सही रूप से जानने में भी कैपेबल नहीं है। खुद ओपस तुल्पा की इल्यूजन जगह शायद इसलिए क्योंकि भूल भुलैया कभी कभी ढह जाती है। ये तो अलग बात है कि कंस्ट्रक्शन पावर का यूज हो रहा है, लेकिन कोई भी जानकारी जिसे हम पुष्टि कर सके उपलब्ध नहीं है। और जैसा कि उम्मीद था व्हाइट हैट, क्या आप उस सुपर ह्यूमन पे नजर रख रहे हैं? चार्ली टोफू कहता है उस व्हाइट कैप वाले सुपर ह्यूमन का ठिकाना और उसका अस्तित्व सुपर ह्यूमन अलायंस के भाग्य के बराबर है। ये कौन भी काफी हैरानी से अपने मन में कहता उस हद तक। चार्ली टोफू कहता है ये वॉर की सिचुएशन है, लेकिन ये असल में मेरे और उसके बीच की फाइट है। लेकिन अगर ये लुप्टा है तो थोड़ा उम्मीद रखना अच्छा हो सकता है। और दानियांग कहती कैंग तुम भी यहाँ थे, और उसका एक हाथ नहीं होता। वो कहती है आखिर सब लोग कहाँ हैं? यूकोन कहता हाँ ये सही है, उसकी इल्यूजन एरिया सच में एक विक्टर जोन है, कोई भी घुसपैठिया जिंदा नहीं बचेगा। और अपने आप से कहता अगर वो ओपस डू आल्टेस के भूल भुलैया के अंदर है, वो एक कमीना जिसने चार्ली टोफू का गला काटने की हिम्मत भी की। तुल्फा काफी जोरों शोरों से हंस रहा होता है। वो चार्लो टोफू के पीछे से निकलता है, जिससे चार्लो टोफू उसे देखता है। और दानियांग कहते कहीं न कहीं कोई दुश्मन छिपा हुआ है। पलक झपकाते ही अभी दानियांग के पास पंच पहुंच जाता है और ये काम कैंग ही किया होता है, जिससे उस भूल भुलैया में जबरदस्त धमाका होता है, जिससे वहाँ से एक इन्ह्यूमन पीछे की ओर गिरने लगता है। और ये इन्ह्यूमन ऑर्टन होता है जो काफी ज्यादा कराहने लगता है और जमीन पे गिरता है। और कैंग उसे घूर के देख रहा होता है। ऑल्टन कहता तुल्पा सर। कैंग आगे बढ़ते उसे जबरदस्त किक जा देता है, जिससे पूरा भूल भुलैया में शॉकवेव फैलने लगता है। इससे तुल्पा का ध्यान भी उस तरफ जाता है और दूसरी तरफ बेस्ला बिल्कुल निराशा में डूब चुका होता है। और हमें फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मास्टर कहते एक अटूट धैर्य विश्वास, ये कभी भी अंधेरे में अपना रास्ता नहीं भटकता। तुम्हारा धैर्य विश्वास स्पेशल है, तुम्हारे दिल की दृष्टि, प्योर सोच, धैर्य, इच्छा शक्ति यही है जो तुम्हें आंखें बंद करके हर चीज की फीलिंग को महसूस करने की इजाजत देती है। हम तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि सिर्फ सच्चाई का ज्ञान हो सके। कैंग मैंने जितने भी बींग्स देखे हैं उनमें से तुम सबसे स्ट्रॉन्ग दिल वाले बच्चे हो। और कैंग उस इन्ह्यूमन को मार देता है, अपनी दूसरी ओर देखता है, तभी वहाँ पे फिर से धमाके होते हैं और कैंग दोबारा अटैक कर देता है, जिससे उस भूल भुलैया में हम जबरदस्त शॉक वेव को देखते हैं। तुल्पा भी उसे ही देख रहा होता है, कहता अच्छा। और 10 एक ही झटके में भूल भुलैया के बिना भेदभाव की तबाही। जब तक कंस्ट्रक्शन पावर बहती रहती है, ये सिर्फ एक बेकार हमला है, लेकिन ये शख्स, क्या इसका मतलब ये है कि तुम उस शख्स से अलग हो जो पहले से अंधकार में डूबना शुरू हो चुका है? दिलचस्प, कितना समय बीत गया जब मैंने आखिरी बार इस लेवल की शांत शक्ति वाला कोई बिंग देखा था। कोई फिर से आगे बढ़ता है और कहता हालांकि। और कैंग भी अपने दूसरी तरफ देखता है और तुल्पा कहता ये तो बस समय की बात है सुपर ह्यूमन। और अपने सामने देखता है तो वहाँ से सुई आ रही होती है जो कहती है तुम्हारे कानों में पानी भर गया है। ओ माय तुम कौन हो नन्हे बच्चे? कैंग भी उसे ही देख रहा होता है। दूसरी तरफ बेस्लो उस बंदे को वहीं पे बैठा देता है, तब उसे क्रिलो आवाज लगाता है बेस्लो टीम में। इसे बेस्लो उस तरफ देखता है और कहता है क्रिलो। और क्रिलो हंसते हुए कहता आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, कितनी राहत मिली। बेस्लो कहता क्या तुम भी रास्ता भटक गए थे? क्रिलो कहता मैं पूरे समय कांप रहा था और हंसने लगता है। अब देखना यह है कि बेस्लो समझ पाता है कि असली क्रिलो है या नहीं। लास्ट एपिसोड में देखा था डुप्लीकेट क्रिलो बेस्लो के पास जाता है। नेक्स्ट सीन हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया जेजू आइलैंड का देखते हैं। वहाँ पे एक बच्चा फिशिंग कर रहा होता है, अपने मन में कहता है ये तो हीलिंग है। और ये जूरी होता है जो अपने मन में कह रहा होता है अकेले रहने से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं आखिरकार चैन की सांस ले रहा हूँ। उस शख्स की लगातार बकवास की वजह से मुझे लगता है कि मुझे आवाजें भी सुनाई दे रही है। और ये सोई होती है जो कहती है एक हरा बड़ा नन्हा सा बच्चा जो ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी मछली पकड़ने में बिताई हो। बिल्कुल नहीं, ये लो मैं चप्पल और चश्मा भी लाई थी। वहाँ पे पहुँचते ही वेस्ट सूट पहन लेना। जूरी कहता मैंने कहा ना मैं नहीं चाहता, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जितना चाहो अकेला तैर लो। जूरी कहती है जूरी तुम्हें जितना रहने के लिए तैरना सीखना होगा, फिर जब मैं गोता लगाकर वापस आऊंगी तो तुम्हें कम से कम एक मछली पकड़नी होगी, समझ गए? अगर तुम ऐसा करने में फेल हो गए तो मैं तुम्हें सीधे पानी में फेंक दूंगी। इससे जूरी काफी चिढ़ जाता और कहता क्या? उल्टा मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा, ठीक है? और हम देखते वो फिश को पकड़ रहा होता और कहता है बिल्कुल नहीं। एक तानाशाही जो बिल्कुल टेक्स्ट बुक
भूख से निकला हुआ है। मैं इसे एक तरफा अत्याचार से कब तक छुटकारा पा सकूंगा। मुझे तैरकर सीधे अमेरिका तक चले जाना चाहिए। तभी वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे कुछ दिखता है। इसे उसे देखते ही रह जाता है और हम देखते वो किसी का पिछवाड़ा जैसा लग रहा होता है। इसे जूडी भी अपने मन में कहता है वो क्या है, वो तो शानदार है, ये किसी खोल जैसा नहीं दिखता। और वो उसके तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पे पहुँचते हुए कहता रुको, मुझे मत बताओ कि ये। उसे छोटे हुए कहता ये बनावट। इससे उसे काफी अजीब सा फील होता है और वो चीखने लगता है और कहता है ये तो बाल, क्या ये एक लाश है, और जबरदस्त चीख मारता है। और दूसरी तरफ हम लूपेट का सीन देखता है और कोई कहता है मुझे तो हर समय लगा था कि मैं अकेला ही था। और ये फेक क्रिलो होता है जो कहता है आपको अंदाजा भी नहीं था कि मैं कितनी चिंता में था। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बैसलाओ तुम्हारे पीछे कौन है। जिसे बैसलो उस शख्स के बारे में कुछ बोलता नहीं। फिर उससे कहता है ये सब मेरी गलती है, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा ध्यान भटक गया था, मैं उस घटिया कमीने के चाल में फंस गया और ये मेरी गलती और मेरी ही हार है। और इसके अलावा मैंने उसे आसानी से भागने दिया। अभी हम एक अटैक को आगे बढ़ते हुए देखते जो हमारे बैसलो के चेस्ट से आर पार हो जाता है। जैसे अपने पीछे को देखता है तो हम देखते हैं ये फेड क्रिलो होता है जो मॉन्स्टर बनने लगता है और हंसने लगता है और कहता है बेशक सुपर ह्यूमन टुल्पा का सामना करने का तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। तभी बैसलो भी क्रिलो को जबरदस्त पंचर देता है जिस वो पीछे को गिरने लगता है और वहाँ पर जबरदस्त धमाके होते हैं। अपने आप को संभालते हुए सोचने लगता है और कहता है ये पहली बार है, मैं इससे पहले कभी भी मानसिक रूप से इतना टूटा हुआ नहीं था। और उसे टुल्पा का बात याद आने लगता है कि मेंटल इल्यूजन के एंड में अब सिर्फ निर्दय तरीके से बार बार दोहराए जाने वाले इल्यूजन ही बचे हैं। और इनह्यूमन अपने वेपन को जमीन पर रखते हुए कहता कोई भी नहीं। टुल्पा के इल्यूजन टेक्निक साइकिल से बाहर निकलना नामुमकिन है और ये डी होता है टुल्पा के असैसिन। बैसलो अपने पीछे को देखता है तो एक और इनह्यूमन वहाँ से आ रहा होता है और ये भी टुल्पा के असैसिन मोरेन होता है। बैसलो कहता है दो, मैंने जरूरी पॉइंट को नजरअंदाज कर दिया लेकिन फिर भी मेरे बॉडी के सीधे छेड़ते हुए। और उन दोनों को देखते हुए कहता ये नॉर्मल ओपोनेंट से ज्यादा कुछ नहीं है और उनसे कहता तुम जो भी चाहे आजमा सकते हो, सीवर में रहने वाले कचरे। और दूसरी तरफ जूई को देखते जो समुद्र से बाहर आती है और कहती है मेरे कानों में पानी भर गए हैं, छी। तभी जरूर से आवाज लगाता नो ना, जिसे वो हैरान रह जाती है। अजूरी कहता तुम इतने देर से क्यों आए, इधर आओ इधर आओ। अजूरी भी अपने सामने देखती है तो हम वहाँ पे एक बच्चे को देखते हैं जो खा रहा होता है। अजूरी रोते हुए कहता है जल्दी करो और आ जाओ, ये सब काफी एनोइंग है। जूरी भी कहती ओह माय ये कौन है बच्चे। जूरी रोते हुए कहता मुझे पता नहीं, मुझे लगा था कि ये एक लाश है। जूरी कहती है तुम छोटे बदमाश। और हम देखते ये हमारा लिमकेंग होता है। और जूरी कहते तुमने हमारे लाए हुए सारे स्नैक खुद ही खा लिया। और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और जूरी बताने लगती है मुझे हमेशा से पता था कि मेरे अंदर जन्म से ही टैलेंट है। मेमोरी लर्निंग, क्रिएशन, आर्ट्स, फिजिकल एबिलिटी, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेक्निक, ऐसी टैलेंट जो किसी भी एरिया में अपनी अलग पहचान बनाती है। एक जीनियस सेक्स सोसाइटी का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन इस बच्चे के आंखों में देखने बाद मेरी सोच बदल गई। ऐसी आंखें जिसमें मानो पूरा यूनिवर्स ही समाया हुआ हो, एक सोल जो उसके सामने असीम रूप से छोटी हो गई। और कैन कहता तुम कौन हो और बताने लगती हम किस तरह की कहानी से बंधे हुए किस्मत साझा करते हैं। उस समय मुझे नहीं पता था, इस सिचुएशन तक पहुंचने से पहले नहीं। मैं सोचने लगी कि शायद तय किया हुआ समय बीत चुका है। तभी उसके फेस पे जबरदस्त पंच पड़ता है और हम देखते ये हमारा यंग कैंग होता है जिसे उस भूल भुलैया में जबरदस्त धमाके होते हैं। और कैंग कहता एक हरामखोर जो बुरी तरह से छिपा हुआ है। तभी टुल्पा इससे हैरान रह जाता है। कैंग कहता जल्दी जब तुम मुझसे मिलोगे तुम्हें बेहतर तैयारी करनी चाहिए। टुल्पा भी उसके बातों को सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक इनह्यूमन बैसलो पे अटैक कर देता है जिसे बैसलो ही देख रहा होता है। फिर वहाँ पे भी धमाके होते हैं और डाई का अटैक बैसलो अपने हाथों से ही रोक लेता है और काफी गुस्से में होता है और कहता सिर्फ इसलिए कि तुमने सिर्फ मेरे पीठ को थोड़ा सा धक्का दे दिया तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ बन गए हो। बैसलो उसके अटैक को अभी भी होल्ड कर चुका होता है। दूसरा इनह्यूमन उसे ही देखता है। बैसलो अपने पंच को बनाते हुए कहता बेवकूफ कमीने, और जान लगाते उस इनह्यूमन पे अटैक कर देता है जिससे उस इनह्यूमन से ब्लड आने लगता है और वो पीछे को होने लगता है। तभी दूसरा इनह्यूमन आगे बढ़ता है जिससे बैसलो भी उसे देखता है, लेकिन उसका अटैक हमारे बैसलो के फेस पे पड़ जाता है। फिर मोरेन अपने पंच को बनाती है उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जब अपने सामने को देखता है तो बैसलो उसके हाथों को पकड़ लेता है और नीचे गिरने से खुद को बचाता है और कहता है क्या वो मेरे माथे पे उंगली से हल्का सा झटका था। और अपने पंच में बनाते हुए मोरेन के फेस में भी जबरदस्त पंच जड़ देता है जिससे हम वहाँ पे धमाके को देखते हैं। धूल शांत होने के बाद मोरेन को देखते हैं जिसका एक हाथ तक कट चुका होता है और उसका हालत काफी खराब होता है। डाई खुद को संभालते हुए उठने लगता है और मोरेन का हाथ को देखते जो हमारे बैसलो के हाथ में होता है और
कहता है ये क्या बकवास है, और मोरेन के हाथ को फेंक देता है और काफी गुस्से में कहता है तुम नीच कमीने, तुमने मुझ पर फिर से उसी चीज से हमला किया। तभी उसे डेफनी आवाज लगाने लगती है बेस्ट लो, जिससे वो हैरान रह जाता है। और डेफनी कहते हैं हाँ मैं आसपास ही चक्कर लगा रही थी और मुझे फाइट की आवाज सुनाई दी और मैं यहाँ आई। बेस्ट लो कहता फिर से। डेफनी कहते तुम्हारा घाव मुझे देखने दो, और वो दोनों इनह्यूमन भी इंसान बन जाते और कहते किसी भी तरह से। बेस्ट लो कहता ये तो वही मोटा बुरा आदमी है। तभी अपने सामने देखता है तो हम वहाँ पे चिसाकी को भी देखते हैं और हमारे ज्यादातर जानने वाले मेंबर वहाँ पे आने लगते हैं और आवाज लगाने लगता है बेस्ट लो मिक्स मैम। फिर से उसे टुल्पा की बात याद आने लगता है कि चीजों को अपनी मर्जी से समझना, इंटेलिजेंट बीइंग की आजादी। तभी अलेक्जेंडर भी आवाज लगाता है बेस्ट लो। इससे बेस्ट लो उसे देखता है और अलेक्जेंडर हंसने लगता है और कहता है क्या तुम फिर से मुंह फुला रहे हो, मैं सुनूंगा तो आगे बढ़ो और मुझे बताओ इस बार कौन सा अनफेयर घटना घटी। इससे बेस्ट लो उसे देखने लगता है और कहता है काइलैंड। और बेस्ट लो अलेक्जेंडर के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और कहने लगता है तुम्हें अकेले वापस भेजना मेरी गलती थी, मैं बड़े बॉस का ख्याल रखूंगा। और बेस्ट लो अलेक्जेंडर से कहता है ये मत भूलो कि तुम कौन हो। और अलेक्जेंडर वहाँ से जाते हुए कहता मुझे माफ कर देना। टुल्पा कहता गहराई में सबसे पहले उस शख्स से निपटूंगा जो पहले ही एलिजन में डूब चुके हैं। तभी अलेक्जेंडर बेस्लो को ठोड़ी पे जबरदस्त पंजर देता है और वो सभी शख्स एक एक करके इनह्यूमन में चेंज होने लगते हैं। दूसरी तरफ चार्ली टोफो को देखते हैं जो कहता है टुल्पा अपने ओपोनेंट के पूरी जिंदगी भर का एक हिस्सा वेट कर देख सकता है बिना किसी बदलाव के, तोड़ मरोड़ कर बदली गई यादें, बेहोशी की गहराई में दबी हुई धुंधली यादों के सबसे दूर तक की छोर तक उनके मेंटल हालात पर लगातार अटैक करके आखिरकार वो इल्यूजन में डूब जाते हैं और ऑपस के दो आते भूल भुलैया का हिस्सा बन जाते हैं, जहां वो फैंटम में बदले हुए असैसिन के साथ एंडलेस वेटर में फंस जाते हैं। यही उन घुसपैठियों की किस्मत है, आपस में बंधे हुए नए असैसिन के रूप में जन्म लेना। ये सच है कि अजीब और एक तरफा चक्र है। पीको कहता है एब्सोल्यूट विक्टर के अनस्टॉपेबल चक्र पे पहली बार ब्रेक लगने वाला था चार्ली टोफो, वो हिस्ट्री बन गए, फैंटम में बदल गए और इस ऑपस के इतिहास का हिस्सा बन गए। चार्ली टोफो कहता और अब तक भी दो आर्टिस्ट का भूल भुलैया ढाया नहीं है, मैं देखता रहूंगा टुल्पा, व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन, तुम उसके सामने कितनी अच्छी तरह से टिक पाओगे। दूसरी तरफ एटलान का देखते हैं जहाँ पे हमारे कुछ मेंबर अभी भी इनह्यूमन से भाग रहे होते हैं। विद्रो अपने मन में कहता है ये ठीक नहीं है, उन सारे इनह्यूमन पे अटैक कर देता है जिससे वो सारे इनह्यूमन एक आइस के टुकड़े से टकराते हैं और वो सभी ऊपर की ओर जाने लगते हैं। चिसाकी अपने मन में कहता है, डेफनी भी अपने मन में कहती है एंट्रेंस गेट की जगह उनसे एक सिलेंडर कल बैरियर बनेगा और वो दोनों ही अपने मन में कहते हैं तब अब समय आ गया है कि पानी से बाहर निकले। और वो सभी ऊपर की ओर जाने लगते हैं और वो सभी ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन बाकी इनह्यूमन उन्हें बीच में रोकने के लिए आ रहे होते हैं। सभी आके उस बैरियर से अपने आप को टकरा रहे होते हैं। डानियांग अपने मन में कहती है वो कमीने, ये बैरियर ट्रांसपेरेंट है इसलिए वो इससे आके टकराते रहते हैं। डेफनी अपने मन में कहती किसी भी टक्कर से एक भी खरोच नहीं आई, ये ठोस है, ये विद्रोह की एबिलिटी है। चिसाकी भी अपने मन में कहता अगर इसी तरह चलता रहा तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे और बच निकलेंगे। डानियांग कहते लेकिन वो हमारा पीछा कर रहा है और हम ऊपर की ओर भागते हुए बैरियर को जमा रहे हैं। आखिरकार ये मामला कितना गहरा है, हम जमीन पर कब तक पहुंचेंगे। अभी हम वहाँ पे एक टॉप क्लास इनह्यूमन को देखते हैं जो कहता है बाहर आ जाओ, और वहाँ पे और भी टॉप क्लास के इनह्यूमन आने लगते हैं। उसमें से एक बैरियर पे अटैक कर देता है जिससे वो सभी का ध्यान भी उस पे जाते हैं और डेफनी उसे देखते हुए कहते ये तो बहुत ही घिनौना है और ये इनह्यूमन रस का होता है। और दानियांग अपने मन में कहती एक जबरदस्त कंपाउंड बैरियर अभी भी सेफ है। तभी वहाँ पे एक और टॉप क्लास इनह्यूमन न्यूकल को देखते हैं जो कहता है ये मुश्किल है, सभी यूनिट पीछा करना बंद करो, कोई ट्रांसपेरेंट चीज हमें रोक रही है। और वो लोग ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं और वो भी कहते ऊपर की ओर बढ़ते हुए, और ये चीज न्यूकल भी नोटिस कर लेता है और वो लोग ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं और कहते हैं फाइनली अब हम बाहर हैं। और वो सभी एक एक करके सतह पे आने लगते हैं और अपने ऊपर की ओर देख के काफी हैरान होने लगते हैं और कहते हैं ये जगह क्या है, और सभी उस जगह को देखने लगते हैं। चिसाकी कहता है ये तो काफी अच्छा है। चिसाकी पंच मारते हुए कहता है ग्राउंड तुमने तो पूरे समुद्र को ही जमा दिया। विद्रो कहता नहीं ये इम्पॉसिबल है, अगर ऐसा होता तो सब कुछ आसान होता। मुझे ज्यादा लिमिट तो नहीं पता लेकिन मैंने अपने पावर से ज्यादातर पहुंच तक पानी को जमा दिया है, मैं इतने गहरे और बड़ा महासागर को जमा नहीं सकता। डानियांग कहती विद्रोह क्या जमी हुई फर्श कभी टूटेगी। विद्रोह कहता जब तक मैं अपने मेंटल फोकस करता रहूंगा जब तक ऐसा ही रहेगा। डानियांग कहती है लेकिन अगर ये दुश्मन की भारी दबाव की वजह से। विद्रोह कहता मैंने आज तक किसी को भी अकेले मेरे द्वारा बनाए गए बैरियर को तोड़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स मौजूद है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इससे निपटना ही होगा। तभी चिसाकी कहता हालांकि इस बात से अंदाजा होता है कि वो ना तो जमीन और समुद्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही पानी से बाहर आकर हमारे पीछा करने की कोई हरकत कर रहे हैं।
डेफनी कहते उनके पानी से बाहर आने का कोई भी रीजन नहीं है। पानी के अंदर होने वाली फाइट में उन्हें अपर हैंड हासिल है और उनका बेस्ट तो पानी के अंदर ही है। विद्रोह कहते हाँ मैंने उनके स्किन पे मछली की तरह गिल भी देखी। हम न्यूक्लियर को देखते जो कहता बेकार, तुम सभी लास्ट में नीचे ही आ जाओगे। तभी धान्यांग अपनी एबिलिटी का यूज करने लगती है जो काम नहीं करता, जिससे वो चिढ़ते हुए कहती है जैसा की उम्मीद था। विद्रोह कहते क्या ये वार्प गेट की वजह से है? धान्यांग कहती है हाँ, गेट का ना खुलना कोई सहयोग नहीं था। आमतौर पर मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और गेट बनाते समय उस जगह की कल्पना करती हूँ जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन अब जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी दूसरे डायमेंशन में फंसे हुए हैं। ये सच में इम्प्रेसिव है और बताया जाता है ओपेस लिविंग वर्ल्ड से कटा हुआ है। इस तरह के न्यूमन इतना बड़ा वर्चुअल वर्ल्ड को बना सकता है। विद्रोह कहता है वार्प गेट का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि हम यहाँ इसलिए हैं। यह है टेयर डाउन ओपेस। हम इस जगह को तहस नहस कर देंगे और वापस बाहर निकल जाएंगे। डेफनी कहती है लेकिन अभी भी इसका मतलब है कि हमें फाइनली पानी के नीचे वापस जाना ही होगा। चिसाकी कहता है हम कैसे लड़े? हम अपनी सांस रोककर हमेशा के लिए लड़ नहीं सकते। क्या किसी के पास कोई प्लान है? लेकिन वो तीनों बिल्कुल ही मना कर देते हैं। तभी चिसाकी अपने हाथ को उठाता जिससे विद्रोह उसे देखता और चिसाकी कहता मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे अलावा हम किसी से पूछ सकते हैं। तभी हम उसके शिगिगामी को देखते हैं जो कहता मुझे खास तौर पे मदद करने की इच्छा नहीं है। इससे चिसाकी भड़कते हुए कहता ये कोई मजाक करने का समय नहीं है बेवकूफ, मैं तुम्हारे सारे बाल नोच दूंगा। शिगिगामी कहता जाहिर तौर से अगर तुम इजाजत दो तो मेरे पास एक अच्छा सोच है। जैसे वो तीनों उसे देखने लगते हैं। शिगिगामी अपने अंदर हाथ डालते हुए कुछ निकालने लगता है और कोई कहता मुझे बाहर निकाले, काफी समय हो गया है, तुम बड़े नन्हे परेशान करने वाले हो, इस मुश्किल से बाहर निकालने की कोशिश करो। सुबोंडा तभी वो क्यूट सा पोकेमोन जैसा दिखने वाला चीज को निकालता है जिसे वो जमीन पर जाके गिरता है। दानियांग कहती है ये कितना प्यारा है। शिगिगामी कहता वो एक बदमाश लड़का है जो पाइप से साबुन के बुलबुले उड़ाता है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वो बहुत ही गुस्सा और बेकाबू है, लेकिन वो निश्चित रूप से इस ऑपरेशन का कुंजी होगा। ये साबुन डामा है। इससे वो कहते हैं ये तो एक गोबलिन है। साबुन डामा भी उन्हें देखते हुए कहता चिसाकी कहता रुको मैंने इस शख्स को आखिरी बार कब देखा था। तभी साबुन डामा को उठा लेता जिससे वो भी हैरान रह जाता है। ये दानियांग होती है जो कहती है ये तो बहुत ही क्यूट है, हेलो साबुन डामा मैं हूँ। तभी साबुन डामा अपने स्टिक से उस पर अटैक कर देता है। इससे शिगिगामी हंसने लगती है और दानियांग कहती है क्या? शिगिगामी कहता मैंने तुमसे कहा था ना तुम इसे यूं ही नहीं छू सकते, उसका मिजाज बहुत ही खराब है। विद्रोह कहता बताओ तो ये गोबलिन इस ऑपरेशन का कुंजी क्यों है? तभी साबुन डामा अपने मुंह से बबल छोड़ने लगता है। शिगिगामी कहता साबुन के बुलबुले जो वो उड़ाता है। साबुन डामा वहाँ से जाने लगता है जिसे चिसाकी उसका पीछा करते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, इधर उधर मत भटको। दानियांग कहते साबुन के बुलबुले। शिगिगामी कहता क्योंकि साबुन डामा के मिजाज में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, इसलिए इसका मिजाज लगातार बदलता रहता है। उसके मिजाज के आधार पर उनके बुलबुले के अंदर की हवा का गुण बदल जाएंगे। विद्रोह और डेफनी दोनों कहते हैं हवा गुण। शिगिगामी बताता जब वो बेचैन चिड़चिड़ा या गुस्से में होता है तब वो जहरीले और अमल से भरे लाल बुलबुले छोड़ता है, लेकिन जब वो अच्छे मूड में होता है तो वो हमेशा की तरह मुस्कुराता है और साबुन के बुलबुले ताजी ऑक्सीजन से भरी होती है। दानियांग कहते क्या इसमें फ्रेश ऑक्सीजन है? तभी शिगिगामी उसे बबल देने लगता है जिसे उसे कुछ समझ में नहीं आता। और शिगिगामी कहता है ये साबुन डब्बा का साबुन वाला बुलबुला है, आगे बढ़ो इसे फोड़ने की कोशिश करो। इसे डेफनी उसे पकड़ लेती है, पूरी जान लगा के उसे फोड़ने की कोशिश करने लगती है और एक टाइम पे आने के बाद वो फट जाता है। और हैरानी से कहती है ये क्या, ये किस तरह का साबुन का बुलबुला, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रुको इससे भी ज्यादा ये तो बहुत ही ताजी हवा है। शिगिगामी कहता है साबुन डब्बा के साबुन के बुलबुले काफी मजबूत होते हैं, कर उसे जोर से ना दबाया जाए वो आसानी से फूटता या फटता नहीं है। अब तुम्हें लगभग समझ में आ गया होगा कि ये ऑपरेशन अब कैसे चल सकता है। डेफनी को पहनाते हुए कहता समुद्र के नीचे जहाँ सांस लेना मुश्किल है वहाँ गहराई में साबुन डब्बा तुम्हें ताजी हवा देता रहेगा। दानियांग कहती है वाह। डेफनी कहती है अच्छा ऐसा है तो ये एक चलता फिरता डाइविंग हेलमेट है। शिगिगामी कहता हालांकि पानी के अंदर लड़ने के लिए माहौल बनाना ही मेरे काम का हिस्सा है, मैं लगातार ऑक्सीजन देकर तुम्हें सांस लेने में मदद करता रहूंगा, लेकिन विद्रोह कहता आखिर में हमें उन्हें हराना पड़ेगा, तुम्हारा यही मतलब है। मुझे ठीक से अंदाजा नहीं लग रहा कि नीचे वाले सच में कितना स्ट्रॉन्ग है, हमें उन्हें अपनी ही पावर से पीछे ढकेलना होगा। दानियांग कहती है ये आसान नहीं होगा, वो बहुत सारे थे और इसके अलावा डेफनी कहती है अब तक मैंने खुद को सिर्फ ट्रांसफॉर्म के जरिए इलाज करने में भी समर्पित किया है, मैं फाइट में भी अपना बचाव कर सकती हूँ, मैं आलिया से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। दानियांग कहती है गुड जॉब डेफनी, आइए हम इन्हें मिलकर खत्म करें। डेफनी कहती है बिल्कुल बस अच्छा सोचो। विद्रोह कहता है हम चारों के एक साथ होने पर भी इसमें कुछ न कुछ कमी होना तय है। इसे वो तीनों विद्रोह को देखने लगते और विद्रोह कहता है सुपर ह्यूमन
यूनियन के अंदर भी। ये सच है कि कुछ लोग कॉम्बैट के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी ओपेस को सौंपा नहीं गया था। फिर भी ऐसा नहीं है कि हम अब यूं ही पीछे हट सकते हैं। हम इस जगह से जिम्मेदारी लेंगे और इसे खुद ही संभालेंगे। इसे वो सभी तैयार हो जाते हैं। शिकिगामी हंसते हुए सबोंडा को देखता है, इससे सा भी उसे देखता है। शिकिगामी हंसते हुए सा को उठा लेता है और कहता हंगामा करना बंद करो और यहाँ आओ, तुम खेलने के लिए तैयार हो है ना। तभी सा गुस्सा हो जाता है, जिससे उसका बबुल रेड होने लगता है और शिकिगामी कहता अब से हम पानी में खेलने जा रहे हैं। इससे सा खुश हो जाता है और कहता पानी के अंदर खेलेंगे। शिकिगामी कहता मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ सा चलो चलते हैं, तुम जितना चाहे उतने बुलबुले उड़ा सकती हो, बस तुम इसे तेजी से लगातार करते रहना। सा कहता मैं ऑर्डर का पालन नहीं करूंगा। शिकिगामी कहता फिर तुम्हारे लिए सील में वापस जाने का समय है। सा कहता ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो लोग जाने के लिए तैयार होने लगता है। शिकिगामी बताने लगता है अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो बुलबुले गायब हो जाएंगे, अपने साथ बुलबुले लाना ना भूले, तरोताजा हो जाए। ये समय समय पर साबुन का बुलबुले उड़ाएगा, मैं सा को खुश रखते हुए पहरा दूंगा। इसे सा भी खुशी से कहता सा और शिकिगामी कहता चिसाकी। इसे चिसाकी उसे देखता शिकिगामी कहता है अगर तुम बेहोश हो जाओगे या गिर पड़ोगे तो मैं भी गायब हो जाऊंगा और सा को फिर से सील कर दिया जाएगा। तुम्हें पता है ना अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर भी तुम एक ही समय में 3 से ज्यादा खिलौने नहीं तोड़ सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो सा का विनाश हो जाएगा। विद्रोह कहता उनके बीच भी हाई रैंक होते हैं, हम छोटे मोटे बातों पे समय बर्बाद नहीं करेंगे। जब बड़े खतरे सामने आते हैं हम दीवार का यूज करेंगे, उन्हें एक एक करके अलग करेंगे, फिर उन्हें हरा देंगे। स्ट्रेटेजी के बारे में बस इतना ही है, क्या तुम तैयार हो? मुझे नहीं पता कि मेरी सख्त करने वाली एबिलिटी कितनी देर तक टिक पाएगी, लेकिन मैं अपना सब कुछ झोंक दूंगा। हम इस बैटलफील्ड में उतर चुके हैं। अपने पावर को यूज करते अपने एबिलिटी को डीएक्टिवेट करने लगता है, जिससे वो बर्फ मेल्ट होने लगता है। डानयांग भी कहते ये तो मेल्ट हो रहा है और उसे भी दोबारा पानी के अंदर चले जाते हैं और उसके आइस के टुकड़े को मेल्ट होते हुए इनह्यूमन भी देख रहे होते हैं। न्यूक्लियर अपने मन में कहता है वो आइस बेयर गायब हो रहा है, इसका मतलब है। तभी हम देखते हैं वो सभी नीचे को आने लगते हैं। इससे सभी इनह्यूमन उसे देखने लगता है और उसका कहता है तो आखिरकार तुमने अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला कर ही लिया है। तो हम एक और हाई लेवल के इनह्यूमन स्पोर्ट को देखते हैं। वो कहता है ऐसा लगता है कि जो लोग छिप गए थे फिर से सामने आ गए हैं। लॉर्ड फोर्की इससे फोर्की हाफी भरता है और कहता है चाहे वो कुछ भी कर ले वो ओपेस से बच नहीं सकते। वो अटलांटिक के लिए बलिदान बनेंगे, उसका खून जल्दी समुद्र को भर देगा और उनकी राख धरती में मिल जाएगी। इस जगह में घुसने की कीमत चुकाओगे सुपर ह्यूमन। शिकिगामी कहता सुनो साबुन के बुलबुले ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से पता नहीं चलेगा, लेकिन उनके सामने बुलबुले का यूज करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना समझदारी नहीं होगी। तभी न्यूक्लियर विद्रोह को देखते हुए कहता है कितनी अजीब बात है, तुम्हारे चेहरे को शांत देकर लगता है कि तुम्हारी सांस लेने की प्रॉब्लम अब खत्म हो गई है। ये अवतार न्यूक्लियर ओनी का अवतार है, उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दो, अटलांटिक को बचाओ। तभी एक इनह्यूमन अपने कान से सब कुछ सुन रहा होता है, तो बाकी इनह्यूमन उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक इनह्यूमन धार लगाता है जिसे वो कहते हैं ये ठंडा है। तभी विद्रोह पावर का यूज करते हुए उन सभी को जमा देता है, अच्छी से आके अपने हाथ को उठाते हुए एक को सेंटर से काट देता है। बाकी सभी भी एक एक करके इनह्यूमन को निपटाने लगते हैं, लेकिन और भी इनह्यूमन आगे बढ़ रहा होता है। तभी न्यू को कहता है रुको। इससे विद्रोह भी उसे देखता है और कहता है तुम जितना चाहो मुझ पे हमला कर सकती हो। न्यूक्लियर कहता है एक ऐसी पावर जो बिना किसी कंडीशन के जमा देती है। नहीं ऐसा नहीं है, स्पेशल रूप से ये एक ऐसी एबिलिटी है जो पानी के कुछ हिस्से को जमा देती है। अभी अभी ये बैरियर और आइसबर्ग दोनों उसी एबिलिटी का हिस्सा है। बैरियर और आइसबर्ग की पावर को ध्यान में रखते हुए जब ये सख्त हो जाता है तो इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा ये भी पता नहीं लगाया जा सकता कि पावर किस दूरी या किस जगह पे हमला करेगी। पानी को जमाने के लिए इसकी कास्टिंग स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है, यहाँ गिनती का कोई भी मतलब नहीं है, उसके पास पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। अब तक हमने अटलांटिक के जितने भी घुसपैठिया से फाइट की है उन सब में से इन्हें सच में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन कहा जा सकता है। डेफनी उसे देखते हुए कहती है विद्रोह किसी भी ऐसे चीज को अपनी मर्जी से ठोस बना देना सच में बहुत ही ज्यादा अजीब और जबरदस्त एबिलिटी है। इसके अलावा ऐसे बैटलफील्ड में जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी हो उसे पावर के यूज अगिनती तरीके से हो सकता है। जो लोग इसका सामना करेगा उसके लिए बहुत ही चालाक और डरावनी पावर होगी, जिसके खिलाफ लड़ना नामुमकिन सा लगेगा। लेकिन मुझे हमारी जीत का रास्ता दिखाई दे रहा है, जब तक विद्रोह यहाँ है ये फाइट जारी रहेगी और जीत हमारी ही होगी। तभी हम स्पोर्ट के बॉडी को देखते हैं जो कहता है इनमें से एक काफी परेशान करने वाला है, शायद मैं सच में इसे खत्म कर सकती हूँ। स्पोर्ट हिट ट्रैकिंग फंक्शन को शुरू करो, उसका जल्दी डार्क एबिस को अनलीज करने वाला है। स्पोर्ट कहता है हाँ लॉर्ड क्यूरो, और वो वेपन बनने लगता है। क्यूरो कहती है ऐसा लगता है हमें वो कम आंक रहा है। वेपन बनाते हुए विद्रोह पे तान देती है और कहती है पहले कंधे फिर हाथ पैर, मैं इसके साथ धीरे धीरे खेलूंगी, मुझे उम्मीद है कि वो तुरंत नहीं मरेगा हमेशा की तरह। तभी विद्रोह को भी कुछ एहसास होने लगता है और उसका कहता है हर घुसपैठिए लास्ट में मारे जाते हैं, उनके बचे हुए बॉडी और सोल जल्दी अटलांटिक के नींव बन जाते हैं, चाहे वो कितने भी टफ क्यों ना हो, रिजल्ट सेम ही रहेगा। तुम कमीनों दर्द से तड़पने वाले हो। अपने डार्क एविस का यूज कर देता है, जिसे चिसाकी धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगता है, जिसको काफी ज्यादा हंसने
जाकर एक डार्कनेस की जगह पे पहुंच जाता है। नाइट उसे कुछ महसूस होता है, ना ही कुछ वो सुन पा रहा होता है। आगे का समुद्र अभी भी है, आसपास की हर चीज ब्लैक रंग में रंग दिया गया है और ये भयानक गंदगी की बदबू। और विद्रो भी अपने मन में कहता मैं सूंघने के अलावा बाकी सभी सेंस को खो दिया है। क्या ये एक एलिजन है? उस शख्स ने जो भी एक्टिवेट किया वो नॉर्मल सोल्जर नहीं है। तभी उसके कंधे पे अटैक हो जाता है जिससे वो काफी हैरान रह जाता है। फिर उसके हाथों पे अटैक हो जाता है और कहता है ये किसी खास दिशा की ओर से आ रहा है। तभी अपने अगले अटैक को शील्ड बनाते हुए रोक लेता है। इससे क्यूरो कहती है ऐसा लगता है कि उस घटने में कुछ लोगों की मौत हो गई है, बस इन्हें पकड़े रहो। रुस्का कहता है जल्दी करो। क्यूरो कहती क्या ये ऑर्डर था? केयरफुल रहो कहीं तुम्हारे सर के पिछला हिस्सा उड़ ना जाए। रुस्का कहता बकवास करना बंद करो और गोली चलाओ, आउटपुट को बढ़ाओ और उन्हें फिनिश कर दो। तभी क्यूरो जबरदस्त अटैक करती है। वो अटैक इनह्यूमन को घायल करते हुए उसका एक तरफ ही आगे बढ़ता है और वो अटैक डार्क एबिस के अंदर जाने लगता है। और जैसे वो अटैक डार्क एबिस के अंदर जाता है विद्रो उन सभी अटैक को रोकने लगता है, लेकिन उसमें काफी से दिक्कत सा आने लगता है और कहते मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से शूट कर रहा है या फिर वो क्या शूट कर रही है। हमले इतनी जबरदस्त बुछार हो रही है कि हिलने डुलने का भी कोई चांस नहीं मिल रहा और उसका इससे हंस रहा होता है। अब विद्रो कहता ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्या सब लोग ठीक रहेंगे? शिगामी भी चीखते हुए कहता जल्दी करो। कैमियूसा कहता ये क्या मैं इस बार क्यों हूँ? और शिगामी कैमियूसा से पानी को छिड़कने लगता है जिससे उसका भी हैरान रह जाता है। उसका डार्क एबिस गायब होने लगता है। इसे न्यूक्लियर को भी कुछ समझ में नहीं आता और कहता उसका की डार्क प्रिजन खुल रही है। रानी से कहता क्लीन वाटर, क्या किसी बाहर वाले की वजह से ये इल्यूजन एक ही बार में दूर कर दिया गया? क्यूरो कहती इम्प्रेसिव, डार्क प्रिजन पलवर में गायब हो गई। जब डार्क प्रिजन गायब होता है विद्रो काफी हैरान रह जाता है और कहता डेफनी काफी ज्यादा घायल होती है और कहती मुझे एक ही जगह पे बार बार चोट लगी। शिगामी हंसते हुए कहता तुम सब क्या, तुम्हारा मांस पहले ही सड़ चुका है। कैमियूसा कहता तुमने कहा मैं किसी काम का नहीं हूँ तो फिर तुमने मुझे दोबारा क्यों बुलाया? शिगामी कहता बहुत ही अच्छा काम किया कैमियूसा, तुम्हारे अपने पानी ने सारी गंदगी को छान कर निकाल दी है। डेफनी उन्हें देखते हुए कहती उनकी चोट मेरी चोट से कहीं ज्यादा गहरी है और कहते विद्रो पीछे हटो, हमें थोड़ा समय दिलाओ, पीछे उन्हें एक एक करके ठीक करूंगी। विद्रो कहता ठीक है सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, फ्रंट लाइन को दोबारा बनाओ। तभी वो सभी अपने सामने देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होने लगता है। इससे वो कहते ये क्या है? और हमने तो पोर्टल में से एक और ह्यूमन निकलने लगता है और ये उनका लीडर फ्रॉकी होता है जो कहता है जिस तरह वो पीछे हटने से तैयार नहीं है उससे यही लगता है कि वो काफी संघर्ष कर रहे हैं। मैं इन नीच कमीने को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे निराश करने की कोशिश कर रहे हो? तो इनह्यूमन घबरा जाते हैं, दोनों कहते हैं हमें माफ कर दो लॉर्ड फ्रॉकी। स्पोर्ट देखते हुए कहता है अगर यही सिलसिला जारी रहा तो सब खत्म हो जाएगा। स्पोर्ट कहता है बिल्कुल, अब जब ने लॉर्ड फ्रॉकी खुद कार्रवाई की है। क्यूरो कहती है कितनी अफसोस की बात है, अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ था। तभी हम गेट के बाहर का सीन देखते जहाँ पे एक शख्स आता है और गेट को देखते हुए कहता जैसा की उम्मीद थी एक सिंक होल जैसा ऑरा, बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही है। तभी उसके मुंह से कुछ निकलने लगता है। हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, कहता ये जरूरी बातचीत है। मोहन को देखते जो कहता हाँ कोरिया वॉर और ऑस्ट्रेलिया वॉर अगर तुमको याद है, बेशक हमने सीधे उसमें इंटरफेयर नहीं किया लेकिन हम दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे मतलब तुम्हें इस बात की उठाने की जरूरत क्या है? मोहन कहता बात सिंपल है, कहीं दूर एक भयंकर वॉर लड़ा जा रहा है, अगर किसी भी तरह सुपर ह्यूमन यानी कि इंसानों की तरफ हार गए, अगर हम ये संभावना को मान भी ले तो वो पल विनाश की चिंगारी और शुरुआत बन जाएगा। दूसरे शब्दों में सुपर ह्यूमन के खिलाफ वॉर की हार की संभावना मान लेना हम सब बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब होगा कि इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे कहता मोहन तुम आखिर क्या कहना चाह रहे हो? अगर डिफेंस फोर्स और प्यूनिट फोर्स को नापे तो प्यूनिट फोर्स पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। दूसरे शब्दों में प्यूनिट फोर्स ही इंसानियत की सबसे बड़ी लड़ाकू फाइटर है, अगर वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ चिसाकी को देखते जो काफी हैरान नजर आ रहा होता है तो वो फ्रॉकी डानियांग को पकड़ लेता है। विद्रोह चीखते हुए कहता है मत करो चिसाकी। अभी विद्रोह पे आके न्यूक्लियर अटैक कर देता है, उसे देख रहा था और उसका जाके चिसाकी को पकड़ लेता है। डेफनी कहते विद्रोह चिसाकी। दूसरी तरफ जोई कहती है तो मोहन तुम्हारा मेन मुद्दा ये है कि मोहन कहते हमें उन पर सब कुछ दांव पे लगा देना चाहिए, फिलहाल दुनिया को बचाने की जिम्मा मैं खुद संभालूंगा। और यूरोप के सभी सुपर ह्यूमन को आपस में भेज दिया गया है। तभी उस पानी के अंदर और कोई भी एंट्री करता है जिसे न्यूक्लियर हैरानी से उस तरफ देखता है, साथ ही बाकी सभी इनह्यूमन और सुपर ह्यूमन भी। ये कैसा नेवा होता है जो कहता है मेन कैरेक्टर देर से आता है। तभी वो गड़गड़ाने लगता है, कहता है 1 मिनट रुको, ये कैसी जगह है पानी, क्या मैं एक गुब्बारे के अंदर हूँ? और कैसा नोवा भी अटलांटिक में पहुंच जाता है और कहता मैं सांस नहीं ले पा रहा। विद्रोह कहता क्या कोई आया था? वो भी एक सुपर ह्यूमन। डानियांग का बलून गायब हो चुका था, वो भी अपने सांस को रोकती हुई उस तरफ देखती है। और कैसा नोवा बताते जैसे हम यहाँ पहुँचे माहौल बहुत ही डरावना और भारी लगा, तो ये हालात है अंडरग्राउंड बैटलफील्ड का। हम कुछ समय पहले का सीन देखते और कैसा नोवा कहता डैम इट, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि सर्दी का मौसम में मेरे पैर जम रहे हैं। मोहन कहता तुम बेवकूफ, सर्दी हो या ना हो नॉर्मल लोग जूते पहनते हैं, तुम बेवकूफ हो। और उसे गाली बकते हुए कहता क्या तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है बेवकूफ? कैसा नोवा अपने सामने को देखते हुए कहता तो ये वही जगह है, वो अभिशाप
कोना जहाँ पे इनह्यूमन कमीने छुपे हुए हैं। मोहन भी गेट को देखते हुए कहता हाँ, इसके आगे जो कुछ भी उसका नाम ओपस है। और हम देखते हैं वहाँ पे यूरोप के और भी कई सारे सुपर ह्यूमन होते हैं। और मोहन कहता एक बार जब तुम इसके अंदर कदम रखोगे पता नहीं हम किससे मिलेंगे, किसी को नहीं पता कि किस तरह का अजीब दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। और बताया जाता है मैरिलीना जो क्यूरियस है, कहते ये इतना उदास है, मुझे ये पसंद है। और वेस्टी जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो कहता है मुझे बहुत ही बुरा सा महसूस हो रहा है। और कैसानोवा हंसने लगता है, इसको मेन कैरेक्टर का सिंड्रोम है। यूलियन एक्साइट जो सच में एक्साइटेड है, जो हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ही मजेदार होगा। फॉर्मिनो कैसे वो शख्स जिसे घसीट के लाया गया था, और वो कह रहा था मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। और मोहन कहता हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, इन ह्यूमन को कुचल दो। और ये मोहन का पपिट होता है और कहता है ये तय करो कि हर सुपर ह्यूमन दुनिया में जिंदा वापस लौट आए। और जिन कहता जब तुम इस तरह कहते हो तो ये बहुत ही डरावना लगता है मोहन। कैसानोवा भी कहता है ये सच है, हम हाल ही में काम में बहुत ढीले हो रहे हैं, लेकिन अब से ठीक करने का समय आ गया है, चलो चले। और वो सभी उस गेट में एंटर कर जाते हैं और कैसानोवा अटलांटिक में चला जाता है। शिगामी उसके पीछे आते हुए सागा बलून को अपने हाथ में लेता है और कैसानोवा को पहना देता है। कैसानोवा कहता हुआ का शानदार सेवा है, अब मैं चैन से सांस ले रहा हूँ। शिगामी कहता ये ऑक्सीजन बुलबुले हैं, तुम चैन से सांस ले सकते हो। कैसानोवा कहता मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन तुम देखने में काफी खुकार लगते हो, तुम क्या हो, तुम इनह्यूमन तो नहीं लगते। शिगामी कहता हम गॉब्लिन है, लेकिन जरूरी बात जैसा कि मैंने सोचा था तुम एक सुपर ह्यूमन हो, क्या तुम हमारी मदद के लिए आए हो। कैसानोवा कहता ओ हाँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि वहाँ मेरा पूरा ग्रुप इंतजार कर रहा होगा। शिगामी हंसते हुए कहता नाइस, ये अटलांटिक पानी के नीचे की दुनिया है, इस समय चिसाकी और 3 सुपर ह्यूमन मिलकर इनह्यूमन का सामना कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। और चिसाकी की हालत खराब होने लगता। शिगामी कहता इसके अलावा उनमें से कुछ, वो अपने सामने देख के हैरान रह जाता क्योंकि कैसानोवा वहाँ पे नहीं होता। कैसानोवा कहता है गुब्बारे जैसे दिखने वाले शख्स, अपने मन में कहते क्या यही उनका लीडर है। और कैसानोवा फुरुकी के पास पहुंचते हुए कहता किसी लेडी का गला पकड़ना अच्छी बात नहीं। फुरुकी कहता क्या मैं ये मान लूं कि तुम पहले मरना चाहते हो, है ना सुपर ह्यूमन। कैसानोवा कहता खुशी से अगर ये प्यार के लिए है तो। फिर हम दूसरी तरफ देखते जहाँ पे एक और सुपर ह्यूमन नीचे को आने लगता है और ये बेस्टी होता है जो चीखते हुए नीचे को जा रहा है, फूलों के बगीचे में गिरता है और खुद को संभालता है और दोबारा खड़ा होते हुए कहता है क्या ये फूल के खेत। कैसानोवा मैरिलीना सच में सब बकवास बंद करो। और बेस्टी लेप्टिया में पहुंच जाता है, घबराते हुए कहता लेकिन उसे मोहन के बात याद आता है कि बेस्टी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, सबसे खराब सिचुएशन में तुम अलग अलग पड़ सकते हो। और बेस्टी कहता सब लोग कहा ये सच में मजाक नहीं है। तभी उसके पीछे से जबरदस्त एनर्जी निकलता है जिससे वो भी कांपने लगता है। और उस तरफ देखते हुए कहता ये कैसी आवाज है, बॉम्ब। तो तीसरी तरफ मुझ पे हिल्म का देखते हैं यहाँ पे मैरिलीना आती है, साथ ही उल्जिम भी। उल्जिम कहता है ये जगह डार्क और हॉट दोनों है। मैरिलीना कहती जलने की गंध हर जगह फैली हुई है, क्या उल्जिन और मैं अकेली है जो यहाँ आए हैं। अभी मैरिलीना पे अटैक होने लगता है। उल्जिन कहता है मैरिलीना भी उसे देखते हुए अपनी जगह से गायब हो जाती है और उस अटैक से समय पे बच जाती है। तभी उसी फॉर्मेशन को देखते जिसे वो दोनों उसे देखने लगते हैं। हम देखते उसमें से फिर से इनह्यूमन समन होने लगता है। तो छोटे तक फर्मिनो को देखते हैं जो अपने सामने ही देख रहा होता है और वो किस चीज से काफी हैरान होते हुए कहते हैं ये क्या है, आखिर में कहाँ हूँ। और हम देखते भूल भुलैया में होता है जहाँ पे जबरदस्त धमाके हो रहे होते हैं। इससे वो हैरान इस कहता है ये क्या है, अनबिलीवेबल किलिंग इंटेंट, क्या ये आवाज उधर से आ रही है। वो जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसके पैर कांपने लगते हैं और कहता जमीन इतनी बुरी तरह से हिल रहा है कि मेरा संतुलन बनाना भी मुश्किल है। जब वो चिरते हुए अपने ऊपर की ओर देखता है तो कहता ये जगह आखिर है क्या। और वो ओपस टू आर्ट लैबिरिंथ में पहुंच चुका होता है। अतुल्का को भी एहसास हो जाता है, कहता है घुसपैठिया, क्या वो एक और सुपर ह्यूमन है, लेकिन सबसे पहले मुझे उस शख्स को निपटाना होगा जो हेलुसिनेशन के कंट्रोल में है। तभी एक ह्यूमन पीछे उड़ते हुए जा रहा होता है और जाके बुरी तरह से दीवार से टकराता है। कहता मुश्किल अभी और मुश्किल। तभी एक और ह्यूमन को पंच पड़ता है, फिर तभी तीसरे को भी। तो एक ह्यूमन वेस्लो को पंच मार देता है। तुझको बताता मेरे असैसिनेशन कभी कमजोर नहीं होते और अभी भी इतनी खूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऑपस के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा फाइट नहीं हुई है। हाँ शायद ये चार्ली टोफे के बाद सबसे बड़ा मुकदमा बन सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सामने वाला वो सुपर ह्यूमन एक अनोखा घुसपैठिया। इस लगातार दोहराए जाने वाले इल्यूजन के अंदर भी उसके मन में जरा सा भी हलचल नहीं है। और ये बात तो मानना पड़ेगा अभी तक से लिम कैम्प का एक बुलेट तक नहीं निकला है। उसे मोहन के बात याद आने लगता है कि मुझे ये मानते हुए बुरा लगता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तुम्हारे स्किल इम्प्रेसिव है। और स्पाइडरमैन का अंकल बनते हुए कहता ग्रेट पावर के साथ ग्रेट जिम्मेदारी भी आती है। फेर्मिनो अपनी पूरी पावर से लड़ो, अगर तुम चुपके से भागने की कोशिश करोगे तो हम सब मिलकर तुम्हें फिर से ढूंढेंगे और जेल में डाल देंगे। फेर्मिनो कहता कमीने में तुम्हें जान से मार डालूंगा, थोड़ी देर सो जाओ। फ्लैशबैक देखता वेस्लाव कहता क्रिलो पेंटिंग कर रहा था तो उसका ध्यान उस पर जाता है। वेस्लाव कहता मैं यही कहूंगा ज्यादा मत करो। इस खाबरोसी घटना में उस कमीने के हमले के
के बाद जिससे हम तब मिले थे, अगर उसका हमला तुम्हारे गर्दन पे होता तो वो बहुत ही खतरनाक होता। किरिलो हंसते हुए कहता यहाँ तक कि आप बेस्लाओ, उस समय में बिल्कुल लापरवाह था। बेस्लाओ कहता बकवास बंद करो, लापरवाही ऐसा कोई चीज नहीं है, वो तुम्हारे स्किल और तुम्हारे लक है। इसके बाद और भी खतरनाक बैटल जरूर आएगी। जब वो समय आएगा अकेले आगे बढ़ के जान जोखिम में मत डालो, हमेशा आगे की योजना बनाओ, समझ गए? चाहे कितनी भी फाइट हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम किरिलो का हालत को देखते जो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है, तो कहता ये भयानक और खतरनाक बैटल आ चुकी है और इस बार मैं बिल्कुल अकेला हूँ। गहरा घाव यहाँ तक कि कटकर अलग होना भी, क्या मैंने बहुत ज्यादा खून खो दिया है। और इमिर के साथ फाइट को अपने याद करने लगता है और कहता है मैंने बिना किसी पछतावे के फाइट लड़ी, लेकिन सच कहूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा था। मेरे बॉडी का टेम्परेचर अचानक कम हो गया और मेरी सांस भी धीमी हो रही है, मानो जैसे मैं ठंडा पानी में तैर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं इस तरह अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। और इमिर के साथ फाइट को याद करने लगता है, कहता फिर भी लड़ते हुए आइलैंड पे मर जाना ये इतना बुरा भी नहीं है। और वो हिम्मत हार जाता है और इसके हाथ भी जवाब दे जाते हैं। तभी हम देखते जमीन पे पड़े पत्थर में हलचल होने लगता है, क्योंकि उसके तब कोई हफ्ते में बढ़ रहा होता है जो बेस्ट ही होता है। किरिलो के पास जाते हुए कहता ओ माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? और घबराते हुए कहता खून, तुम्हें इलाज की जरूरत है, होश में रहो बेस्टी, सबसे पहले तुम किरिलो हो है ना? किरिलो कहता तुम कौन हो? बेस्टी कहता मैं बेस्टी हूँ, मैंने तुम्हें उस लिस्ट में देखा था जो मुझे मोहन ने दिया था। किरिलो तुम्हारे काटे हुए अंग वो कहाँ है? इससे किरिलो को कुछ समझ में नहीं आता। और बेस्टी कहता चलो हम उन्हें मिलकर ढूंढते हैं, मैं उन्हें तुम्हारे लिए दोबारा जोड़ सकता हूँ। वहाँ से फिर से धमाका होता है जिससे वो पूरी तरह से कांपने लगता है और कहता है ये सेंस पैरल होती है जो इमिर को पंच मारती है। इमिर सामने को जाके गिरता है, पैरल दोबारा इमिर की तरफ आगे बढ़ती है, उस पर अटैक करने वाली होती है। तभी वो हैरान रह जाती है क्योंकि हम उसमें एक एनर्जी अटैक को देख रहे होते हैं जिससे पैरल डायरेक्ट हिट हो जाती है और ये इमिर के थर्ड आई से हुआ होता है। इससे पैरल नीचे जाके लैंड करती है और इमिर कहता है जैसा कि उम्मीद था सैंड पैरल, तुम बाहरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर ह्यूमन हो है ना? लेकिन मैं काफी निराश हूँ क्योंकि हम देखते उसके अटैक से सैंड पैरल भी स्टोन बनने लगती है। लास्ट एपिसोड में देखते सैंड पैरल भी स्टोन बनने लगती है। तभी हम कटे हुए हाथ को देखते जो स्टोन बन रहा होता है और हम देखते इमिर के सामने एक और सुपर ह्यूमन होता है। और इमिर कहता खैर तुम्हें पहले ही पता होगा कि तुम इससे इफेक्ट हो चुके हो, ये जगह अगर तुम मेरे थर्ड आई से निकलने वाले बीम के संपर्क में आते हो हर चीज पत्थर में बदल जाएंगे। मेरे यादें में जो भी रिश्ते आए उनमें से ज्यादातर वो इतना घबरा गए थे कि उनका पूरा बॉडी अकड़ गया और उनकी जिंदगी धीमी से हो गई। लेकिन अभी इसी समय तुम्हारी तरह काफी लोग थे जिन्होंने स्टोन बनने से बचने के लिए अपने हिस्से को काट दिए। ये बहुत ही जबरदस्त हिम्मत और मजबूत इरादा है एक सुपर ह्यूमन के लिए। सुपर ह्यूमन कहता तुम तो बहुत ही ज्यादा बोलते हो, खासकर उस शख्स के लिए जो मौत के करार पे था। और ये सैमुअल क्वांटा है, क्या एक हाथ काटने से तुम एक्साइटेड हो रहे हो? इमिर कहता बेशक ये मुश्किल मुकाबला था किसी रीजन के लिए, मेरी विजन इतनी बुरी तरह से धुंधली हो गई थी जैसे मानो मैं अंधा हो गया हूँ और हर गुजरते पल के साथ हमले मानो और भी तेज होते जा रहे थे। लेकिन तुमने भी इसे महसूस किया होगा, इतना मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। इतनी पावर के साथ तुम ना मुझे तोड़ सकते हो ना ही मुझे चकनाचूर कर सकते हो। तुम्हारे और मेरे बीच के पावर लेवल बहुत ही बड़े हैं, लेकिन तुम्हें क्या चीज मेरे बराबर और मुझसे टक्कर लेने के लायक बना पाई? भले वो थोड़ा ही सही, जरूर तुम्हारी कमाल की काबिलियत थी। तालियों की हल्की सी आवाज, ताली बजाने को हल्के से आवाज के साथ ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा हो गया और जल्दी ऐसा लगने लगा मानो समय ही रुक गया हो। हम देखते इमीर बिल्कुल शांति से खड़ा होता है, तभी इमीर को आके जबरदस्त पंच पड़ता है और बताने लगता जब मैं होश में आने ही वाला था तभी तालियों की आवाज के साथ मेरे सेंस की गड़बड़ी फिर से लौट आती है। फिर लगातार हमले हुए, फिर वही आवाज बार बार दोहराई गई। शायद ये एक तरह का हिप्नोसिस था, ये काफी स्ट्रॉन्ग इल्यूजन आती जिससे निकलना मुश्किल था, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग हिप्नोसिस पावर भी सिर्फ एक हाथ से ये नहीं हो सकता। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते और कहते मुझे एक और ड्रिंक दो। ये विटकर होता है जो कहता है ये सिर्फ ऐसी शर्त है जो सिर्फ एक ही इंसान पे लागू होती है क्योंकि इसमें ऐसी पाबंदी है, इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिप्नोसिस है। डियोन कहता ताली के आवाज के हिसाब से किसी के सेंस को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे फिर इल्यूजन में डाल सकता है। सैम्यू कहता हाँ असल में जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं खुद पे ही ताली बजा लेता हूँ। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं 2 दिन तक जाग नहीं पाया। इसे वो दोनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। एक और बंदा हंसते हुए कहता है ये किस तरह का हिप्नोटिस है, मतलब एक ही स्लैब से नींद आ जाती है और ड्रंक होके वहीं पे गिर जाता है। हम वहाँ पे चिसाकी को भी देखते हैं। और एक सुपर ह्यूमन हंसते हुए कहता है डेल क्या तुम सो गए थे? विटकर कहता उस शराबी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दो। तो दूसरा सुपर ह्यूमन कहता उसे अकेला छोड़ दो। डेल जब भी यहाँ पे आता है वो नशे में ही होता है, इसलिए उसे अभी भी नहीं पता कि सैमुअल भी एक सुपर ह्यूमन है। विटकर कहता है ये तो इनक्रेडिबल है, एक सिग्नल क्लिप के साथ इसकी एक्टिवेट शर्त जितना आसान है उसके मुकाबले इसकी ताकत तो काफी खतरनाक है। सैमुअल कहता मैं जल्दी दुकान बंद करने जा रहा हूँ। इसे वो लोग उसे देखने लगते हैं और सैमुअल कहता है इनह्यूमन, मैं दुकान के हर कोने की तलाशी लूंगा, उन सभी को पीट पीट के मार डालूंगा। इसे वो सभी उसे देखने लगते हैं। लेकिन फिर हमें कहाँ पे इकट्ठा होना है? विटकर कहता क्या तुम वो आलतू फालतू कारोबार मुझे सौंप दोगे सैमुअल? सैमुअल कहता नहीं, तुम बहुत बाद में सोच के
के बोलते हो? यहाँ आने वाली 90% से ज्यादा लड़कियां मुझे देखने आती है। वो लोग ऐसे ही बात करने लगता है। फिर हम प्रेजेंट का देखते हैं। सैमुअल कहता बार बार हिप्नोसिस करने के बाद वो कमीना हर बार कुछ ही सेकंड में होश में आ जाता था। अनबिलीवेबल विल पावर और स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा मॉन्स्टर जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। तुम कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैंने अपना एक हाथ खो दिया मैं तुम्हें मार नहीं सकता? इमिर उसे देख रहा था, इससे वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और अपने आप को उसके सामने बिल्कुल खोल देता है। इससे सैमुअल उसे देख रहा होता है। इमिर कहता मुझे उम्मीद है कि तुम अपना सबसे अच्छा कोशिश करोगे लास्ट तक। तभी वो दोनों काफी स्पीड से एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे काफी पास पहुंचे थे। तभी हम उस आइलैंड पे जबरदस्त धमाके को देखते हैं। फिर से हम फ्लैशबैक देखते, कोई आवाज लगा रहा होता है, सैमुअल सैमुअल। सैमुअल खराटे मार के सो रहा होता है। तभी वो जाग जाता है और ये विटकर होता है जो कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बस सो रहे हो, हम घर बदल रहे हैं, छाता लेकर आए। अब प्रेजेंट में सैमुअल अपने घुटने टेक देता है। इमिर कहता है तुम लगता है तुम मेरे दिमाग में हमेशा के लिए साफ साफ याद रहोगे। अपने हाथ को उठाते हुए कहता तुम काफी स्ट्रॉन्ग थे, तुम्हारा सामना गलती से गलत ओपोनेंट से हो गया। सैमुअल हंसते हुए कहता अभी का समय का भरपूर मजे लो, तुम बेवकूफ मॉन्स्टर कमीने। तभी इमिर सैमुअल का धड़ को अलग कर देता है और सैमुअल का धड़ अभी भी हवा में ही होता है। तभी इमिर अपने थर्ड आई से उस पर अटैक कर देता है, उससे भी स्टोन बना देता है। अभी हम सैंड पैनल के बॉडी को देखते हैं। इमिर उसे देखता है, कहता है कितना अजीब इंसान है, उसका बॉडी सख्त होता जा रहा है फिर भी वो काफी हैरान हो जाता क्योंकि हम देखते हैं सैंड पैनल पे उसका पावर का असर कम होने लगता है, दोबारा इंसान बनने लगती है और कहती है मैंने चीजों को पत्थर में बदलने के बारे में सोचा, ये किसी तरह का एक शानदार मैजिक था, लेकिन लास्ट में क्या ये सब एक पॉइजन था? क्या तुम्हें लगता है कि इतनी छोटी सी बात मुझ पे असर करेगी? आमिर को अपना बात याद आता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारा सामना गलत दुश्मन से हो गया। और सैंड पैनल कहती है कचरे, तो इस तरह तुम जिंदगियों को जमा के मार रहे थे, आज तुम ही हो जिसने गलत दुश्मन को चुन लिया। और सैंड पैनल काफी स्पीड से ऊपर की ओर बढ़ती है और हम देखते हैं ऊपर जाते हुए एक एनर्जी अटैक को बनाना शुरू कर देती है और कहती है मुझे जाने की जल्दी है, लेकिन मैं उन सभी का मौत का बदला जरूर लूंगी। इमिर उसी के अटैक को आते हुए देख रहा होता है। अब पैनल अपने सारे एनर्जी अटैक को उस पर फेंकती है और वो सारे अटैक किसी पंच की तरह जाके उस पर बरस रही होती है। इमिर वो सारे पंच को आते हुए देख रहा होता है और कहता है इसकी शुरुआत ऐसी थी मानो, वो सभी पंच आके उस पर गिरते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ का डायमेंशन क्रैक होता है और उसमें से किसी हम देखते वो दो हाथ उस डायमेंशन को चीरने लगता है। इमिर कहता है इतनी ठंडी आवाज चली, वहाँ पे जमने जैसा महसूस हुआ और तभी हम देखते डायमेंशन को चीरते हुए चार्ली तोफू बाहर आता है और कहता है हैवी महसूस होना, क्या ये सब तुम लोगों ने किया था? और ये साथ फ्लैशबैक होता है। इमिर और पीकॉक उसे देख के हैरान होते हैं और कहता है इस जगह का मास्टर। पीकॉक अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा, वो अंदर कैसे आया? इमिर कहता तुम कौन हो, तुमने तुल्पा के साथ क्या किया? चार्ली टोफू कहता तुम सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। इमिर बताता लॉर्ड चार्लो टोफू पहले ही थे जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया था। हम वहाँ पे जबरदस्त अटैक को देखते हैं और इमिर बताता डर का एहसास। इमिर जाके एक स्टोन से जाकर टकराता है, वो काफी खून में लटपट होता है और बताता है अंदर से महसूस होने वाला डर क्या होता है। हम चार्ली टोफू को देखते जो पीकू के गले को भी पकड़ चुका होता है और कहता है चाहे तुम अभी अपना अस्तित्व मिटाना चाहते हो। पीकू कर रहा होता है। चार्ली टोफू कहता है अगर नहीं तो अभी मैं जिस जगह में आया उसके बारे में समझाओ। पीकू कहता है ये जगह है जिस मरे हुए सपने की दुनिया मैंने बनाई है, मोर्फेस ओपस, यहाँ दुनिया की बुराइयों से शरण ली जा सकती है। ये हमारे आराम करने की जगह, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चार्ली टोफू उसे देख रहा था, फिर अपने आसपास की जगह को देखने लगता है। कहता मरे हुए सपने की दुनिया, मोर्फे ओपस, और कहता अपना नाम बताओ। पीको कहता अनरुई यूकोन। चार्ली कहता ये कोई रेफ्यूज जगह नहीं है यूकोन। इससे वो दोनों हैरान रह जाते हैं। तुमने अपने पास जो पावर है और एबिलिटी है उसके हिसाब से बहुत ही कमजोर, गलत और मकसद बना लिया है। अब से मोर्फेस ओपस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसी एक और रिफ्यूज टेम्परेरी जगह बनाओ। अगर तुम अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हो और एक और नई दुनिया बनाना चाहते हो तो अब से मेरे हिसाब से चलो। और चार्ली टोफू उस जगह का बॉस बन जाता है और वो एक और ह्यूमन को पकड़ चुका होता है और कहता ध्यान से सुनो, बेवकूफ द्वारा बनाए गए दूषित रेत के महल अपने कर्मों के साथ ही डूब जाएंगे। अपने बुक को फेंकता जिसे यूकोन उसे देखता है और कहता जिस दुनिया को वो सच मानते हैं और तुमने बस मरे हुए सपने की दुनिया की बात की है जो पावर को आगे बढ़ाकर बनाई जाती है। वहाँ पे अलगमाता को देखते जो वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं और कहता हम उन दोनों अधूरी दुनिया के बीच के बॉर्डर को तोड़ देंगे और इस जमीन पे जहाँ सिर्फ आदर्शी बच्चे हैं हम लगातार बीज बोते रहेंगे। अर्जेंट में अभी भी सैंड पैरल उस पर लगातार अटैक कर रही होती है जिसे इमिर रोकने का पूरा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पैरल उसी की तरफ आगे बढ़ रही होती है। हमने तो काफी स्पीड से आगे बढ़ती हुई जाके उससे टकराती है और फिर पीछे को फेंक देती है। फिर अपने पंच को बनाती है, पूरे जान लगा के उस पर मारती है और हम देखते इस पंच से उसके फेस तक पिचक जाते हैं। हम फिर से फ्लैश बैक देखते हैं और चार्ली टोफू कहते क्या तुम समझते हो इमिर, मोरफाई के लिए और जाहिर है बाहर की जमीन के लिए भी सच में इंसानियत का अस्तित्व कोई खास मायने नहीं रखता।
हम देखते सेंट पैरल अपने पंच का प्रसाद कर देती है। वो सभी पंच ईमिर की तरफ बढ़ रही होती है। ईमिर कहता मैं किस आदर्श और मूल्य का पीछा कर रहा था। चार्ली टोफो कहता तुम स्ट्रॉन्ग हो ईमिर। हम देखते पैरल फिर से अपनी पूरी जान लगाते हुए अटैक को बनाती है, जैसे ईमिर भी देख रहा होता है। हम देखते उस पंच से ईमिर का आधा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम देखते वो बेहोश होने लगता है। ईमिर वहीं पे घुटने टेक देता है, पैरल आगे बढ़ जाती है। हम देखते जब उसे देखते तो हैरान रह जाता क्योंकि ईमिर हंस रहा होता है और कहता मैं सिर्फ लुप्ता का नाम का ही प्रतिनिधित्व हूँ, असली पावर मेरे पास नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं मर भी जाऊँ तुम कमीने अभी भी ऑफिस से बच नहीं पाओगे। हम बेस्टी को देखते जो किरिलो को लेकर वहाँ से जाने लगता और कहता है क्या ये सच में इस आइलैंड पे किरिलो है? किरिलो कहता शायद। बेस्टी कहता हाथ तुम्हारा हाथ कहाँ है? अपने सामने को देखते हुए कहता ढूंढ लिया, क्या यही है किरिलो के हाथ? और खुशी से रोते हुए कहता ये तो बिल्कुल ठीक है। किरिलो कहता मैं समझ गया, मुझे नहीं पता कि मुझे इस बात पे खुशी होना चाहिए या नहीं, लेकिन बेस्टी काफी ज्यादा रोते हुए कहता मुझे काफी राहत मिली। किरिलो से देखते अपने मन में कहता ये शख्स इसे क्या हो गया, वो कुछ ज्यादा ही भावुक है। और कहता लेकिन किरिलो अगर तुम्हारी कई बात सच है तो ये हाथ तो पत्थर बन जाना चाहिए था, वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसे किरिलो का ध्यान भी इस बात पे जाता है और वो बताता है भले ये कहता हुआ हाथ है फिर भी पत्थर बनने की प्रोसेसर आगे नहीं बढ़ी। अगर ऐसा है तो अब बेस्टी से उछालते हुए कहता हम इसे दोबारा जोड़ सकते हैं। किरिलो कहता अरे तुम किसी और के हाथ के साथ क्या करो, ये बहुत ही घिनौना है। फिर कहता मुझे माफ कर दो बेस्टी, मैं इतना घबरा गया था कि मैंने लापरवाही से बात किया और तुम पे चिल्लाया। वो आगे बढ़ते हुए कहता कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ ईमिर को देखते जो सच में मर चुका होता है और पैरल कहती है तुम इस जगह से बच नहीं सकते, कितना घिनौना कमीना है, तुम मर रहे हो सिर्फ यही एक धमकी है जो तुम मुझे दे सकते हो। ईमिर अभी भी जिंदा होकर कहता ये कोई धमकी नहीं है। इससे पैरल उसे देखते ईमिर कहता मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ। ऑफिस में एंट्री करने का एक ही तरीका है, वो है डायमेंशनल रिफ्ट के जरिए भारी संसाधनों को अंदर खींचने के लिए जानबूझकर बनाया गया एक डोर। इसलिए ऑफिस गेज के जरिए ऑफिस में घुसना आसान है, लेकिन इससे अलग ऑफिस से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। यूकोन के द्वारा बनाया गया दुनिया को डिस्ट्रॉय करने और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और ये सिर्फ यूकोन के ही जरिए हो सकता है। पीकॉक ओनियोरी यूकोन, तुम कमीने जो उस पर उंगली तक नहीं उठा सकते। आखिरकार वो इसी ऑफिस में फंसे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। मैं अपने लीडर की भूमिका निभाने में फेल रहा। लेपिएटा मेरा सपनों की दुनिया थी और मेरा कर्तव्य था कि मैं इस जगह को बचाऊं, इसे मैं अपने कंट्रोल में रखूं, लेकिन अब जबकि तुम कमीनों ने मुझे हरा दिया है आखिरकार ये जगह फिर से एक विशाल जेल की अपनी भूमिका में लौट जाएगी। पैरल कहती तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, मैंने हमेशा उन लोगों से फाइट किया जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जब मैं गुस्से से भरी हुई थी और हताशा से लड़ रही थी, मैं थोड़ी देर के लिए हार या मौत जैसे बातों को भूल कर बस आगे बढ़ती रही और लगातार लड़ती रही, लेकिन फिर भी आखिर में तुम्हारी एक लिमिट आ ही जाती है और उस अधिक दिल के एक कोने में भी ठंडी और बेचैन करने वाली हवा चलने लगती है। सामने वाले की ताकत संख्या में कम होना और वो उम्मीद जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, ये डर कि अगर मैं हार गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो मुश्किल और मुसीबत जो पार करना असंभव लगी थी। मैंने कभी डर महसूस नहीं किया, लेकिन एक पल ऐसा जरूर था जब मैंने पूरी तरह से फेलियर महसूस हुआ। लेकिन अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और जिन पर वो डर और नफरत थी अब वो धूल बनकर गायब हो चुके हैं। जिसे लोग विल पावर कहते हैं, वो हमेशा हर चीज को बचा नहीं सकती और हर प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम्हारा दिल हार नहीं मानता तो तुम्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता। मैंने ये खुद साबित किया है। बार बार उठ के खड़े होने से और खुद को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर करने से आखिर में हमेशा मेरे साथ साथी खड़े रहे और हम मिलकर मुश्किलों को पार कर पाए। तुम्हारी मौत ये ऑफिस जिससे हम निकल नहीं सकते, मुझे फर्क नहीं पड़ता कैसी भी मुश्किल आए, मेरे साथ है जहाँ भी मैं जाऊंगी, यहाँ हो या बाहर, हम कभी नहीं रुकेंगे। तुमने सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि हमारे स्ट्रॉन्ग रिश्ते से लड़ाई की है। मैं यहाँ से किसी न किसी तरह बाहर निकलूंगी। मीर ये सब सुन रहा होता कहता इस ऑफिस में और कहता सेंट पैरल लास्ट में तुमसे मैं एक और बात जानना चाहता हूँ, क्या तुम किस आदर्श की तलाश कर रहे हो, तुम क्या करते हो? पैरल कहते मुझे इस बकवास के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बस अपना सब कुछ दांव पे लगा के किसी भी चीज को बचाने के लिए लड़ती हूँ, बस इतना ही। इसे मीर अपने हाथों को उठाते हुए एक और इशारा करता है और कहता वाटरफॉल। इसे पैरल को कुछ समझ में नहीं आता। मीर कहता है उस आइलैंड को ढूंढो जहाँ पे वाटरफॉल है, उस झरने के पीछे एक दरवाजा जो मोफाई की ओर जाता है जहाँ पे यूकोन है। दूसरी तरफ समुद्र का सीन देखते कोई कहता कभी कभी सांस लेने के लिए केचुए ऊपर आते और अपने मुंह पानी से बाहर निकालते हैं। चलते समय केचुए को मत छुओ, बस ध्यान से देखो और हेलो कहो, ठीक है। हम उस बोट में देखते जहाँ पे एक छोटी सी फैमिली होती है और एक बच्चा अपने सामने को नजारा देखते हुए कहता वाओ डॉल्फिन, हाय डॉल्फिन, तुम तो बहुत ही कमाल हो। डैड ये तो डॉल्फिन है। उसका डैड अपने मन में कहता क्या
क्या मौसम अच्छा होने की वजह से ऐसा, हम तो बहुत ही लकी है। अपने सामने देखते हुए कहता रुको, हम देखते डॉल्फिन का बरसात होने लगता है। तो अपने बच्चे को बचाने लगता है, कहता ये सब क्या हो रहा है। अचानक से ये नाव के पास से खतरनाक तरीके से गुजरने लगे। तभी वो काफी हैरान रह जाता है और वो बच्चा भी अपने सामने देख के हैरान हो रहा होता है। कहता डैड मुझे डर लग रहा है डैड। हम देखते सामने से इनह्यूमन आ रहे होते हैं। इस उसका डैड कहता ये क्या है, और सारे इनह्यूमन भी उसे देखता है और अपने दूसरे बेटे को कहता तुम भी यहाँ पे आ जाओ, और अपने दोनों बेटों को गोद में समेट लेता है। कहता चिंता मत करो पापा तुम्हें बचाएंगे। और वो जैसे अपने सामने देखता है, हम देखते हैं एकाडोस का टीम होता है जो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। वैसे एक इनह्यूमन उनके फैमिली को देखता है, लेकिन वो उन्हें बिना कुछ कहे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जिसे वो राहत की सांस लेकर कहते नाव हिल रही है, कोई बात नहीं सब ठीक है। एकाडोस हंसते हुए कहता है 100 आइलैंड बस इतना ही। इस तरह तुम कमीनों ने सब बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया। जब मैंने पहली बार जकिया की एनर्जी को महसूस किया और उसके पीछे भागा, कई दिनों तक उस इल्यूजन एरिया के अंदर जो फैंटम को बचाता है। 100 आइलैंड को तोड़ने के बाद ही मैंने आखिरकार फैंटम के पीछे सच्चाई को उजागर किया। काइलेक कहता क्या इसका मतलब यह है कि तुम पूरे समय इल्यूजन के पीछे भागते रहे और तुम इतने सारे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने की सेकी बतेर रहे हो। इससे एकाडोस उसे देखता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम पेन को देखते जो कहता मोरालेस ज़कायाचा उस शख्स पे सब कुछ छोड़ देना सच में ठीक है। मैं उसकी वफादारी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या स्केरियन अपने रजिस्ट्रेशन को अकेले संभाल सकता है। मोरालेस कहता है ये बात तो सच है कि शुरू में इसे कंट्रोल करना आसान नहीं था। वो उस लेवल में पहुँच गया जहाँ उस पर भरोसा करके छोड़ने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ज़कायाक स्केरियन की कोर बॉडी अपना वाइटलिटी खो दिया है। इसके अलावा हेवनली प्रेजेंट जेट किल की डरावनी बात यह है कि जितना समय बीतता है उसकी रजिस्ट्रेशन पावर उतना स्ट्रॉन्ग होती जाती है। यही बात उसके स्वॉर्ड पे भी लागू होती है। जब तक कोई बाहर से रुकावट नहीं डालता वो एवोलियन की सील से बच नहीं सकते। इससे पेन कहता है बात यहीं पे खत्म नहीं होती। हमारा अभी का मंजिल भले हमारा मंजिल अनजान हो, यही टीम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहना बड़ा चढ़ाकर नहीं होगा। मोरलेस कहता क्या तुम ये कह रहे हो कि इतनी बड़ी तनाव के कारण हमारे सामने एक और फाइट आने वाली है? मुझे नहीं पता। इसे पेन उसे देखता है। मोरलेस कहता है मैं इलाइट क्लास ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये किसी भी तरह का फाइनल बैटल फील्ड नहीं है। पेन अपने आप से कहता फाइनल बैटल फील्ड, सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारे मुँह से नहीं सुनने को मिलेगा। ठीक है हम इस समय किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? ये साफ तौर पे एक अनजान एरिया जिसे मैं पहले कभी नहीं देख पाया था, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये डेमोन ये इसी सही रास्ते पे बहते समय किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। हम कुछ समय पहले फैंटम का देखते हैं, यहाँ पे कहता है पूरा आगे बढ़ो, हम जांच करेंगे ये सब या कुछ और हम वहाँ पे विनेसर को भी देखते हैं। अभी एकाडोस अपने सामने की ओर देखता है तो वहाँ पे मोरालेस अब हेमोट आता है और मोरालेस कहता एकाडोस और कहता दरअसल मैं अभी तुमसे उस तोबियान को बुलाने के लिए कहने ही वाला था। एक न्यूमन कहता लॉर्ड मोरालेस तो दूसरा कहता लॉर्ड बेहेमोथ। अभी मोरालेस का ध्यान एकाडोस के हाथों पे जाता है। कहता ये क्या तुम्हारे सोबेडेंट के बारे में है? एकाडोस कहता है हम लापता शख्स की तलाश करने जा रहे हैं। मोरालेस कहता कब क्या जगह की पहचान हो चुकी है? एकाडोस कहता है टोबियान को बुलाओ, हम उसे परिवहन के रूप में यूज करेंगे। इससे बाकी ह्यूमन उसे ही देखने लगता है और मोरालेस कहता गलतफहमी हो गई है, मेरा ऐसा और कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे रास्ते को रोकने का भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एकाडोस कहता है अच्छा, और मोरालेस कहता काइलेक के सबऑर्डिनेट भी गायब हो गए हैं। मेरा मानना यह है कि एकाडोस ये तुम्हारे वफादार सबऑर्डिनेट के गायब होने से भी जुड़ा हो सकता है। बेशक मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, बहुत संभावना यह है कि ये सब एक अननोन डेमोन से शुरू हुआ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एकाडोस कहता अनजान डेमोन। मोरालेस कहता हाँ अनजान डेमोन फाइनल फ्रेगमेंट। उसे कहता एकाडोस मैंने सीट के साथ जो गलती की थी उसे मैं दोबारा कभी नहीं दोहरा सकता, तुम मेरे साथ चलोगे, इस बार मैं खुद सभी को लीड करूंगा। और हम देखते वो सभी आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और काइलिक अपने मन में हंसते हुए कहता इस समय मुझे थोड़ा जिज्ञासा हो रही है, वो बॉफील कमीने चाहे कितने भी बेवकूफ क्यों ना हो उनमें से कोई भी साहसी नहीं था। मुझे जाकर देखना चाहिए कि वो किस तरह के बेवकूफी भरे हरकत कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। तभी हम दो इनह्यूमन को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। राहुल कहता है हुकूर, फिर भी हुकूर कहता मैं ध्यान लगा रहा हूँ इसलिए चुप रहो। और राहुल कहता है अगर उड़ना बहुत ही तेज होता तो मुझे बताओ, और ये बात याद रखना लॉर्ड मोरेलेस और बाकी सब तुम्हारे ही सूझबूझ के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। हुकूर कहता मुझे पता है, मुझे पता है, और अपने मन में कहता डैम इट, अगर मुझे वो आइलैंड नहीं मिला जहाँ पे लॉर्ड ज़कूर का हॉर्न मिला था तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। अपने सारे सेंस से उस जगह को सूंघते हुए कहता प्लीज। हम फ्लैशबैक देखते जहाँ पे मोरेलेस कहता है उस आइलैंड पे ले चलो जहाँ पे तुम्हें ये हॉर्न मिला था, उसके बाद तुम हमें गाइड करना। इस दबाव से मेरी नाक बंद हो रही है, मेरे पीछे सब लोग। तो अपने सामने को देखता कहता रुक जाओ बेवकूफ। राहुल कहता तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। हुकूर कहता मैंने ढूंढ लिया वो मनुष्य वीरान आइलैंड।